Hello, hello, hello. Good afternoon, good evening, everyone. Good evening, everyone. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का to this amazing platform of Physics Wala and this amazing and surprisingly amazing batch Lakshya ji. Today is lecture number 26. अब तक 26 है ना. कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत बहुत स्वागत है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. गुड इवनिंग. जीवीएन लिखकर भेजें बहुत तेजी से. अगर आप पीवीएन है तो आप जीवीएन लिखकर भेजें. बहुत बढ़िया. आज भी वो गेम चलेगा क्या बेटा? इस किस किस चीज में पहुंच गए हैं? ये कौन सी लाइन में आ गए हैं आप? ये काहे का कंपटीशन कर रहे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार. तो टुडे इज लेक्चर नंबर 26. आज है लेक्चर नंबर उड़िए बाबा. ये नीचे कहा भाई इसके देखे. अच्छा, खाली स्लाइड है. चलिए, तो टुडे इज लेक्चर नंबर 6 प्लस 20 है ना सर. आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शंस की. एंड एक अध्याय खत्म होने को आया है, फंक्शनल इक्वेशंस, और उसके बाद में बचेंगे सिर्फ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड मिसलेनियस टर्म्स. आज गाइस प्लीज फोकस गाइस, ठीक है. आज मैं आपसे एक सिंपल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ओनली रिलेटेड टू द टॉपिक. समझ पा रहे हो? बड़ा मुश्किल है यार अंग्रेजी बोलना काफी लंबे टाइम तक, है ना. खत्म होने लगती है अंदर से, ऐसे ऐसे खाली खाली सा फील होता है ना. तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि आज की क्लास में हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं. जल्दी जल्दी मतलब कि फालतू की बातें थोड़ी कम करेंगे, वैसे हम करते नहीं है. रीजन बीइंग कि आपको टाइम से छोड़ देते. कल आपका जी एडवांस का टेस्ट है, पता है आप लोगों को? ओ हेलो हेलो हेलो. कल आप लोगों का जी एडवांस का टेस्ट है. दोनों बातें हैं बेटा. देखो, मैं क्लास छोड़ नहीं सकता और तुम्हें टेस्ट देने से रोक भी नहीं सकता. टेस्ट भी देना है यहां पर भी. तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको जल्दी पढ़ेंगे ताकि मैं आपको मिरेकल कर सकूं, 8:45 पर छोड़ सकूं, फिर तुम रीजनेबली टाइम से फ्री होकर और फिर आप जे एडवांस की प्रिपरेशन कर सको. ठीक है, यस. और पहली वो वाला मुश्किल टास्क नहीं है जो मैंने कल लिखवाया था ना कि मुश्किल टास्क क्या है. वो तुम आराम से जे एडवांस का टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद में हम वी विल डिस्कस दैट. बट हाँ, एक और इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि आप सभी लोग करने वाले हैं कल, चाहे आपका कोई सा भी प्लान हो. मंडे को ईद की छुट्टी है बट हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी. अभी टाइमिंग डिस्कस करेंगे क्लास के बिल्कुल एंड में. बट हाँ, कल वाला टेस्ट आपको दोनों पेपर देने हैं. सेक्रीफाइस कीजिए, चीजें छोड़िए, बाकी जो आपकी मन की इच्छा है वो सारी चीजें आप त्याग दीजिए, पेपर देने बैठिए. जब आप ऐसा करोगे तो आपको फील ऑफ सेक्रीफाइस आएगी, और फील ऑफ सेक्रीफाइस ही हमें फील ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है कि हाँ, हम किसी चीज के लिए आतुर हैं और हम किसी चीज के लिए इच्छुक हैं और जुझारू हैं और हम उसके लिए चीजें छोड़ भी रहे हैं. तो दोनों पेपर कल आपको देने हैं. ठीक है, मैं फिर से आपको बोल दूं, टेस्ट में जो सिलेबस है वो आपका पढ़ा हुआ है एकदम डिटेल में, है ना. टेस्ट में पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर्स हैं. इसमें हल्का फुल्का क्लास 11th का पोर्शन भी है, आपको उससे नहीं घबराना है. और इसमें सर मेन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ही है ना. अब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, पहली चीज, पेपर 1 और पेपर 2 आपस में इंडिपेंडेंट है. ऐसा नहीं है कि आपको पेपर 1 अगर डिफिकल्ट लगे तो पेपर 2 भी डिफिकल्ट आएगा. ओपन मेंटेलिटी के साथ जाइएगा प्लीज. ठीक है. दूसरा कि पेपर 1 और पेपर 2 में कुछ खतरनाक सवाल भी हैं और कुछ आसान सवाल भी है, डुएबल भी हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं जो कि नोट्स में कहीं मिल जाएंगे, या फिर आपने वैसे हल्के फुल्के सवाल, एकदम सस्ते सवाल कर रखे हैं. तो बेसिकली जब आप एडवांस का टेस्ट दे रहे हो तो इसलिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे रहा हूं, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट जेईई एडवांस रिलेटेड टेस्ट. समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो जेईई एडवांस के टेस्ट में क्या होता है, एक्यूरेसी मैटर करती है. चाहे आप मैथ्स में पहले पेपर में, चाहे आप मैथ्स में लेट से 7 सवाल ही सॉल्व करो, बट वो 7 अगर सॉल्व करो तो ऐसा नहीं है कि 7 में से 3 गलत हो गए या 4 गलत हो गए, 3 सही. नहीं भाई, 7 में से 6 या 7 सही होने चाहिए. कि ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व करे जा रहे हो, आंसर गलत आ रहे. नहीं, यहां पर क्या मैटर करती है, एक्यूरेसी. कि आपने 7 किए, कम किए, कोई बात नहीं, बट 7 जो किए वो सही किए. समझ पा रहे हो? तो जेईई एडवांस इस गेम पे चलता है. जेईई मेंस का पेपर देने जा रहे होते तो मैं आपको बोलता सही भी करने हैं और थोड़े ज्यादा भी करने हैं, 7 से कुछ नहीं होगा. बट दैट इज फॉर जेईई मेंस. जेईई एडवांस का समझ में आया?
है ना। रिवीजन कैसे करेंगे? आपके पास नोट्स है भाई? नोट्स किस दिन के लिए बनवाए थे? वो जो तुम नोट्स बना रहे थे मेरे साथ साथ और तुम बोल रहे थे इनका टाइम बहुत जा रहा है सर नोट्स बनाने में, वो टाइम जो तुमने इन्वेस्ट किया है वो किस लिए करवाया था? रिवीजन करने के लिए तो, है ना। सही है। सेफ स्कोर कुछ नहीं होता है, दिस इज रिलेटिव एग्जामिनेशन, दिस इज ए रिलेटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, पहले आप पेपर दे के आइए, उसके बाद में वी विल डिस्कस द स्कोर। ठीक है। डिफिकल्टी लेवल जेईई एडवांस का है, आप तो पेपर देने जाओ भाई। मुश्किल सवाल भी है, ऐसे सवाल भी है जिसमें आप उलझ के रह जाओ, ऐसे सवाल भी हैं डुएबल हो, नंबर ला सकते हैं, रैंक ला सकते हो। अब आप देख लेना आप कौन सा अटेम्प्ट करते हो। ठीक है जी। चलिए, अगर मैं बात करूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, तो सर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन देखी। जैसे इवन फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट, हेलो हेलो हेलो, अबे ये क्या हो रहा है भाई? सुष्मिता और सुनीता, संतोष और सुमित सब बैठ गए, वेरी गुड। चलिए सामने देखिएगा प्लीज। प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है? प्रॉक्टर टेस्ट वो होता है बेटा जिसमें अगर आप धांधली करने की कोशिश करो, बगल में कोई दूसरी टैब चलाने की कोशिश करो, आपकी आई मूवमेंट रीड करता है, आपका एटमॉस्फेयर रीड करता है, आपके लैपटॉप या आपके गैजेट में क्या क्या चीजें चल रही है उसको रीड करता है, उसको बोलते हैं प्रॉक्टर टेस्ट। मतलब आप चीटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आ जाइए। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इवन फंक्शन क्या है? वाई एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड फंक्शन में आप बोलोगे ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। बहुत बढ़िया। अगर कोई ऑड फंक्शन है और जीरो पर डिफाइंड है तो उसकी वैल्यू जीरो पर जीरो आएगी। कोई इवन फंक्शन है और जीरो पर डिफाइंड है और डिफरेंशिएबल भी है तो डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पर जीरो आएगी। मतलब अगर आप उस ग्राफ पे टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगी, उसका स्लोप जीरो होगा। ठीक है। और क्या है सर? इवन फंक्शन हो चाहे ऑड फंक्शन हो, जो है ग्राफ या ग्राफ के साथ साथ डोमेन जो होती है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगी, है ना। टोटल 3 वैरायटी के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ऑड, इवन और नन। नन का मतलब है नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, क्या मेरी बातें समझ में आती है ना। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब जो नेक्स्ट चीज है वो थी पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं सर? एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप इनपुट में अगर टी जोड़ दो तो वापस आप वहीं पहुंच गए जहां पर आप पहले खड़े थे। मतलब जैसे साइन एक्स का ग्राफ मैंने आपको बताया था, अगर मैं इस x में t जोड़ दूं तो मैं कहां पहुंचा? x प्लस टी में। तो फंक्शन की वैल्यू इस पर जितनी आ रही थी इस पॉइंट पे भी उतनी ही आएगी। और ऐसा सिर्फ एक या दो पॉइंट्स के लिए नहीं, ऐसा सभी डोमेन में प्रेजेंट सभी x के लिए होना चाहिए। डोमेन में प्रेजेंट सभी x के लिए होना चाहिए, उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। मैंने कहा कौन कौन से पीरियोडिक फंक्शन है सर? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और साथ में आप बोल सकते हो कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड इज नॉट डिफाइंड। पीरियोडिक होता है नो डाउट, बट उसका पीरियड हम नहीं बता सकते, सबसे छोटी लेंथ हम नहीं बता सकते कौन सी रिपीट कर रही है। पीरियड की डेफिनेशन मैंने आपको ग्राफ पे बताई थी, द स्मॉलेस्ट लेंथ विच रिपीट इटसेल्फ। यस सर लिखकर भेजिएगा प्लीज, है ना। समझ गए? ये सारी बातें हमारी हुई थी लास्ट क्लास में। एक सवाल मैंने आपको दिया था, फटाफट ऑड और इवन में से ये क्या आ रहा है, तो फटाफट आप चैट सेक्शन में बताइए प्लीज। सर ऑड और इवन में से आपको जज करना है, तो मैंने क्या किया देखना जरा ध्यान से। x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा सर? यहां पर रखोगे दिस इज 2 माइनस एक्स की पावर 5, 2 माइनस एक्स की पावर 5। सर इसके अंदर आ जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स और प्लस 10 ऑफ माइनस एक्स। देखना भाई, और होल डिवाइडेड बाय ऑड आ रहा है। ओ भाई ये कैसे रे, तुमने कर लिया क्या? है ना। ठीक है, आराम से देखिएगा प्लीज। सर ये भी ऑड फंक्शन, ये भी ऑड फंक्शन, ये मैं नेगेटिव साइन को बाहर निकालेगा तो इसका एक नेगेटिव साइन बाहर जाएगा और इस ब्रैकेट से एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा। तो बेसिकली सर ये न्यूमरेटर में तो ये लिखा हुआ है 2x की पावर 5 साइन एक्स प्लस 10x। अगर आपसे ये सॉल्व हो गया है तो प्लीज आप मुझे बताओ ऑड, इवन और नन में से ये क्या है। सर आप एक काम और भी कर सकते हो। मैंने कहा क्या है भाई, इस 2 को बाहर निकाल दे। मैंने कहा ठीक है, कैसे? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीजर फंसा हुआ है तो 2 माइनस एक्स अपॉन पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2 माइनस एक्स अपॉन पाई लिखना चाहिए मुझे, या फिर 2 प्लस माइनस एक्स अपॉन पाई। सर आपने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि इंटीजर बाहर चला जाता है, बचे हुए पर ग्रेटेस्ट इंटीजर चिपकेगा, तो ये गलत है, ये सही है।
तो सर ये बाहर जाएगा तो आपके पास में 2 ये लिखा हुआ, एंड दिस इज 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई, और माइनस लिखा हुआ है जी 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आंसर इज नो। अब आपने ऑड किस बेसिस पे बोला है मुझे वो बताओ, ऑड किस बेसिस पे बोला है आप मुझे वो बताइए। अगर आपका ऑड बोलने का कारण है ये वाला कि सर ये पूरा एक ऑड फंक्शन है, तो बेटा ऑड तो ठीक है, बट यहां देखना इसका क्या करेंगे। तो सर इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बराबर ये होता है -1 जब एक्स इंटीजर ना हो, ठीक है, जब एक्स इंटीजर ना हो, और ये होता है 0 अगर एक्स इंटीजर हो तो, ठीक है। अब की बार ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे लगाए, माइनस एक्स अपॉन पाई। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक्स अपॉन पाई एक नंबर है और माइनस एक्स अपॉन पाई, इस पूरे की वैल्यू -1 आएगी अगर एक्स माइनस एक्स अपॉन पाई इंटीजर ना हुआ तो, और माइनस एक्स अपॉन पाई या सिर्फ एक्स अपॉन पाई, जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है। अगर एक्स अपॉन पाई इंटीजर हुआ तो वैल्यू आएगी सर 0, है ना। क्या ये बात समझ में आती है? सिम एकदम विज़ विज़ का मतलब होता है बिल्कुल एकदम कॉपी पेस्ट। यहां पर एक्स की जगह एक्स अपॉन पाई रख दो, बिकॉज अब की बार हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर में कौन फंसा हुआ है, एक्स अपॉन पाई। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे 2 केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सर इस नेगेटिव साइन के साथ डीलिंग 2 केसेस से हो रही है। अगर x अपॉन पाई इंटीजर हो तो मतलब x बिलोंग्स टू पाई इंटू इंटीजर। पाई इंटू इंटीजर का मतलब क्या है सर, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। अगर x जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई है तो ठीक है। आप, एक बच्चे ने बोला सर डिनोमिनेटर में आप ऐसे कर लो, देखना जरा ध्यान से, अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो इसकी वैल्यू और इसका सम 0 आएगा, इसकी जगह आप इस चीज को इधर भेजो। तो एक बच्चे ने बोला सर इसकी जगह आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन पाई। मैंने कहा सत्य वचन, और -3 ये रहा, ऊपर वाली चीज एज इट इज। बट मैंने कहा एक बात बता, तुम इस रास्ते तक पहुंचे कैसे? सर ये बोलकर कि एक्स जी जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। अगर एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो साइन एक्स क्या होता है, 0। tan x क्या होता है, बिकॉज tan x भी sin x अपॉन cos x होता है, वो भी 0। तो सर ये पूरा न्यूमरेटर ही 0 हो गया, तो 0 अपॉन समथिंग, सर ये क्या होता है, 0। तो मतलब जब आप इस केस की तरफ जा रहे हो, व्हेन x इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा फंक्शन है fx वो 0 ही हो गया। इनफैक्ट f ऑफ माइनस एक्स वो क्या हो गया, 0 ही हो गया, है ना। और अगर ये 0 ही हो गया तो मुझे एक बात बताओ, 0 ही अगर हो गया तो ये क्या होता है सर, ये इवन भी होता है और ये ऑड भी होता है। मैंने कहा ठीक है भाई। अब चलते दूसरे रास्ते पर। अगर x अपॉन पाई इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, x अपॉन पाई इज नॉट एन इंटीजर, या फिर इसी बात को आप बोल सकते हो कि x इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है भाई। तो जब ऐसा नहीं है तो क्या होने वाला है जरा बताना। अब सर -1 बाहर निकालने के लिए आपको ये वाली परिभाषा यूज करनी पड़ेगी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 1 माइनस ये वाली चीज। तो ये लो सर, इस केस में हमारा f ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा, दैट इज 2x की पावर 5 साइन एक्स प्लस 10x होल डिवाइडेड बाय 2 बाहर और ये 2 प्लस। अब मैं इसकी जगह पूछ रहा हूं क्या लिखूं, तो इसकी जगह -1 माइनस ये वाली चीज, तो -1 माइनस एक्स अपॉन पाई, है ना। और ये तो यहां पर ब्रैकेट बंद और ये आ गया -3। डिनोमिनेटर को सॉल्व करते ये जाएगा अंदर, सर ये पूरा लिखा हुआ है 1, तो जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 -2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन पाई और -3, ठीक है। डिनोमिनेटर देखते रहना, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ गया 1, और 1 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, और जब ये क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हुई थी ये वाली चीज। सर ये लिखा हुआ है -2 टाइम्स एक्स अपॉन पाई प्लस 2 -3 दैट इज -1, और इसमें से सर आप एक नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हो, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन पाई प्लस 1। तो बेसिकली आप देखोगे कि जो डिनोमिनेटर है आपका, जो डिनोमिनेटर है वो ऐसा लिखा गया, तो पूरे में से एक नेगेटिव साइन कॉमन आ गया। तो इस केस में क्या मैं ये बोल सकता हूं कि f ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स,
एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स, क्या मैं ये बोल सकता हूं? है ना? बोलो ईमानदारी से। क्यों सर? क्योंकि देखो न्यूमरेटर तो एफ एक्स जैसा ही बन गया वापस से, डिनोमिनेटर सर हमारा जो है वो ये बन जाएगा कॉमन लेने के बाद में। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? अच्छा ये देख लेना, डिनोमिनेटर अगर आपका ऐसा बन रहा है तो यहां पर भी डिनोमिनेटर ऐसा ही लिखा हुआ है, इस टू को बाहर निकालो। हाँ, तो बेसिकली सर इस केस में भी ये 4 आ जाएगा, 4 प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन पाई माइनस 3, तो बेसिकली दिस इज 1 प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन पाई। ठीक है, तो डिनोमिनेटर आपका यहां पर जो लिखा हुआ है वो भी यही है, इसका न्यूमिनेटर तो एफ एक्स जैसा ही है, डिनोमिनेटर में एफ एक्स जैसा ही आ रहा है बट एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ गया, तो माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? माइनस एफ एक्स। तो इस केस में ये कौन सी प्रॉपर्टी निकल के आ रही है सर? ये ऑड वाली आ रही है। तो इसके दो पार्ट हमने किए, एक में ये ऑड बन रहा है, एक में ये इवन और ऑड दोनों बन रहा है, तो इसको कलेक्टिवली मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं कलेक्टिवली ऑड बोल सकता हूं। एसएमजे कलेक्टिवली क्या बोल सकता हूं? ऑड, क्योंकि ये ऑड है और ये भी ऑड है। हाँ ये इवन भी है, कोई बात नहीं, बट ये इवन नहीं है तो इसको पूरे को इवन नहीं बोल सकते। क्लियर? एसएमजे लिखकर भेजिए प्लीज, एसएमजे वाला बटन दबाएं। कोई परेशानी? हाँ ये नेगेटिव साइन यहां लगा हुआ, ध्यान रखना। कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। बहुत बढ़िया, आ जाइए अगला सवाल, बहुत ही आसान है, जल्दी से मैं इस पे आपसे पोल कंडक्ट करवाना चाहूंगा, वो भी मल्टीपल चॉइस 30 सेकंड में, बिकॉज आपने घर पे सॉल्व कर लिया होगा, है ना? अब तुम लोगों ने किस तरीके से किया था ईमानदारी से बताना मुझे, वो कोई अगर अलग मेथड है तो वो भी बता दो कि सर हमने ऐसा किया, आप वाला तरीका थोड़ा लंबा है, या फिर तुमने कहीं तुक्का तो नहीं मारा कि हमने सर वैल्यू देकर की। वैल्यू लेकर करना ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में चलो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, बट फिर भी एज ए जेई एस्पिरेंट या एडवांस एस्पिरेंट आप ऐसे वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते भाई। जल्दी से बताइए आपने इसको कैसे सॉल्व किया? सेम सेम, बहुत बढ़िया, हिंट से काम चल जाता है तुम्हारा, गजब यार। इसका आंसर बताइए फिर। अच्छा मैं आपको एक हिंट दे दूं कि दिस इज ट्विन ब्रदर ऑफ दैट फंक्शन। ये बताया था ना कि आईआईटी को बहुत पसंद है ये, तो ये दोनों जुड़वा भाई ही है। ठीक है, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा ऐसा कैसे। सेम जो काम इसमें होता है सेम, जैसे इसके बारे में आप जान चुके हो कि सर पहली चीज ये 1 1 होता है, ठीक है, दूसरी चीज 1 1 होता है अगर आर से आर में डिफाइंड है, तो ये ऑन टू भी होता है अगर आर से आर में डिफाइंड है, तो मतलब बाइजेक्टिव भी होता है ये, ठीक है, फिर ये ऑड फंक्शन भी होता है 1 1 ऑन टू इफ दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, और दूसरा ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन भी होता है, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है ना? मैं ऊपर वाले फंक्शन की बात कर रहा हूं, मैंने ये दिखाया है, ठीक है, इसके बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है, आप मानोगे नहीं। सेम, एक हल्का सा हिंट दूं सेम कैसे है, एक काम कर एक्स की जगह सेक एक्स रख दे या सेक थीटा रख दे, तो एक्स की जगह रखा सेक थीटा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का रूट सर मॉड टेन थीटा। मैंने कहा एक बार देख ध्यान से, थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में है? थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में से? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो मैंने कहा ठीक है एक बार मॉड को पॉजिटिव से ओपन कर ले, एक बार नेगेटिव से ओपन कर ले, मतलब दो ब्रांच बना सकता है ना? या फिर एक काम करो, मैं और बढ़िया तरीका बताता हूं, एक्स की जगह टेन थीटा रखो, सेक थीटा मत रखो, सेक थीटा गलत हो जाएगा। सेक थीटा गलत में पता है दिक्कत क्या है? एक्स की जगह सेक थीटा रखना रॉन्ग है, एक्स की जगह टेन थीटा रखना सही है। एक सेकंड, सेक थीटा रखना गलत क्यों है? क्योंकि सर
सेक थीटा की रेंज होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। मतलब आप वेरिएबल की जगह जो दूसरा वेरिएबल लेके आ रहे हो वो सिर्फ यही वैल्यूज ले सकता है, जबकि हमारा यहां जो एक्स होता है वो क्या होता है, आर। तो अगर रियल नंबर ही लेके आना है तो आपको एक्स की जगह टेन थीटा रखना चाहिए, बिकॉज टेन थीटा की रेंज आर होती है। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इज टेन थीटा। सुनते जाना, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसमें अगर एक्स की जगह टेन थीटा रखो तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा का रूट सर आएगा मॉड सेक थीटा। और यहां पर थीटा का मतलब क्या है, यहां वाला एक्स जो आपको दे रखा है वो कौन कौन से एंगल में दे रखा है सर, क्वाड्रेंट दे रखा है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ है, दैट मींस, या फिर एक काम करो कैपिटल एक्स रख दो, ज्यादा सही रहेगा, वरना तुम परेशानी होते रहोगे। ठीक है। अब सर ये जो आपको कैपिटल एक्स दे रखा है, दिस इज द कैपिटल एक्स, क्योंकि हम नए फंक्शन में आ गए ना। इसमें दे रखा है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सर ये तो इसमें पॉजिटिव होता है। तो सब्स्टिट्यूशन से इसकी वो सब चीजें थोड़ी बदलेंगी, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? सर क्या ये फंक्शन ऑड है? यस, ये भी ऑड है क्योंकि ये ऑड है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? यस सर, ये भी 1 1 है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है, आर तक जा रहा है? यस सर, ये भी ऑन टू है। क्या ये फंक्शन इवन फंक्शन है? नहीं सर, ये ऑड है। आंसर इज एबीसी। मैंने ये पहले लिख दिया था, इसको हम अलग अलग जगह कर चुके हैं। कितने लोगों को बात समझ में आई? बस यहां से देख के बता दो ना, 1 1, क्योंकि जो ये है वही तो ये होगा, आपने इसी की जगह सब्स्टिट्यूशन किया है। तो ये एक मेरा बताने का अलग तरीका हो गया। ठीक है, बस इतना सा है कि इस पे पावर 3 लगी हुई है, तो पावर 3 इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि खुद सोचो ना, अगर ये 1 1 है तो इसका क्यूब भी 1 1 होगा, क्योंकि 1 1 बोलने का मतलब क्या होता है, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो इसका भी डेरिवेटिव पॉजिटिव। या फिर अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये भी इंक्रीजिंग होगा। पावर 3 लगाने से हुआ क्या, अच्छा पावर 2 लगाते तब गड़बड़ हो जाती सर। तब क्या हो जाता, तब ये ऑड का इवन बन जाता, बट ये पावर 3 है तो अभी भी ऑड है ना। ठीक है। और अगर आप इसको पूरा डिटेल में देखना चाहते हो कि सर ये देखना जरा ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई, यहां पर क्यूब लगा हुआ है, या फिर आप बोलोगे कि दैट इज sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर। ये sec x प्लस 10x ये इसका नंबर है और इस पूरे का क्यूब। ठीक है, अब हम मेथड 2 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऑड इवन चेक कर लिया होगा, x की जगह -x रखो, यहां बन जाएगा कितना, ln के अंदर दैट इज sec x, ये तो नेगेटिव साइन खा जाएगा और ये नेगेटिव साइन बाहर निकाल देगा, और इस पूरे की पावर 3, और ये आपको दे रखा है सर y। अब आपको ये पता होना चाहिए कि sec x माइनस 10x की जगह आप 1/1 प्लस sec x प्लस 10x लिख सकते हो, है ना। मतलब आप इस पूरे की जगह, सामने देखते रहना, आप इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो सर, यहां पर, सर यहां पर आप लिख सकते हो दिस इज 1/sec x प्लस 10x। अब सर इसी को ही आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखते रहना, न्यूमरेटर में ले जाकर, ध्यान सुनिएगा प्लीज, न्यूमरेटर में ले जाकर इस नंबर की पावर क्या हो जाएगी, -1, और ये माइनस साइन यहां आएगा, और वो माइनस साइन पावर 3 से बाहर चला जाएगा, तो ये आएगा सर -fx। तो ये आप जो निकाल रहे हो दिस इज f ऑफ -x। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो सर ये क्या हो गया, ऑड। ठीक है, और क्या ऑड इवन में से 1 1 मैनी 1 में से आपको डिफरेंशिएशन से पता चल जाएगा। चलिए जी डेरिवेटिव की बात करते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाऊं तो सबसे पहले इसके ऊपर पावर 3 लगी हुई है, डिफरेंशिएशन बोलता है कि पावर 3 आगे और पावर 3 आगे, और यहां बचेगा पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 1/sec x प्लस 10x। ln x का डेरिवेटिव यही होता है। अब sec x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x 10x, और 10x का डेरिवेटिव होता है सर sec स्क्वायर ऑफ x। क्लियर है? अब सर ध्यान से देखिए, इस मतलब ये जो लिखा हुआ है इस पूरे में से sec x कॉमन आ जाएगा, तो जैसे ही आप sec x कॉमन लोगे तो यहां बचेगा sec x
और यहां बचेगा sec x प्लस 10x। SMJ लिखकर भेजते रहना, ठीक है। ये इस पूरे का डिफरेंशिएशन है। हो सकता है यहां पर कुछ बच्चों को तकलीफ हुई हो। सर ये और ये गया, ठीक है। आराम से देखो सर, लॉग की टर्म की वैल्यू कुछ भी आए पर उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये वाली चीज पॉजिटिव होगी, या चलो मान लेते कभी कभी जीरो भी हो जाएगी। और sec x भी पॉजिटिव है। क्यों सर? क्योंकि आपने ध्यान से देखिए कौन कौन से क्वाड्रेंट के एंगल दे रखे हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, -π/2 से +π/2। फर्स्ट एंड फोर्थ में sec x जो है वो पॉजिटिव होता है, खत्म। तो dy/dx का सर साइन चेंज नहीं हो रहा, ये एक पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब सर ये फंक्शन 1 है। अब रेंज निकालने का तरीका सिंपल सा है। जिनको डेरिवेटिव में दिक्कत आई लिख लीजिए, क्योंकि आपको इतना कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव आई बिलीव आई अंडरस्टैंड दिस की नहीं आता होगा। स्टार लगा लो कि ये डिफरेंशिएशन वाले स्टेप में अटका, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब हो जाएगा। बट इसमें डिफरेंशिएशन को छोड़कर बाकी जो 99 चीजें हैं वो समझो। तुम एक चीज को पकड़ के बैठे हो, ठीक है, आया ना। अब सर क्या करें? तो मैंने कहा देख भाई, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू पर सबसे छोटी वैल्यू देगा, सबसे बड़ी वैल्यू पर सबसे बड़ी वैल्यू देगा। अब जरा देख लेना x कहां से कहां तक है। x है -π/2 से लेकर +π/2। तो अगर मैं x को π/2 रख तो नहीं सकता, बट मैं x को π/2 की तरफ ले जा सकता हूं। सुनते जाना, जैसे जैसे मैं x को π/2 की तरफ ले जाऊंगा, इसी में ही एज x अप्रोचेस टू π/2, और वो भी π/2 कैसे? जैसे मान लो π/2 कितना होता है, 90 डिग्री। अप्रोचेस का मतलब है कि 90 की तरफ जाइए, तो 89.99999999 ऐसा मैं एक एंगल रखने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो जैसे ही मैंने ये ऐसा एंगल रखने की कोशिश की, tan की वैल्यू जाती है सर +∞, और sec की वैल्यू भी +∞ होती है। log के अंदर बन रहा है इन्फिनिटी, log की वैल्यू इन्फिनिटी पर भी इन्फिनिटी होती है, तो fx जाएगा सर इन्फिनिटी की ओर। fx कहां जाएगा? इन्फिनिटी की ओर। अब मैं रेंज निकाल रहा हूं, क्योंकि सर ये हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। और सर फिर एक काम करते हैं, इसमें x को रखते हैं सर -π/2 की तरफ, और यहां पर इसमें मैं बता देता हूं π/2 का मतलब क्या है, 89.99999999 इस प्रकार की डिग्री वाला एंगल, ठीक है। और यहां पर -π/2 का मतलब क्या है कि हमें -π/2 के लेफ्ट में नहीं जाना है, तो यहां पर आपके पास में हो जाएगा सर कितना, -89.9999999999 डिग्री, ठीक है, आए ना। अब मुझे एक बात बताओ सर, जब x को आप नेगेटिव वाला एंगल लेके जाओगे, ध्यान सुनना, इस सीन में यहां पर थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल होगी। ln के अंदर यहां लिखा हुआ है sec x, यहां लिखा हुआ है tan x, इस पूरे की वैल्यू लगी हुई है सर पावर 3। जब आप अभी तो हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही ना, सॉरी फोर्थ में ना, ये होता है -π/2, ये होता है +π/2। आपको इन दोनों के बीच में रहने के लिए बोला है। आप यहां पर कहीं हो 89.99 नेगेटिव का, तो हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी +∞। और सर अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो इसकी वैल्यू आएगी -∞। सर ये गड़बड़ होगी। तो अगर ये इस प्रकार की गड़बड़ हुई है, तो मैंने कहा, मैंने आपको जब ये वाला सवाल करवाया था और इसकी रेंज निकलवाई थी ऑन टू, तो एक जगह माइनस मतलब इन्फिनिटी -∞ बना था। क्या किया था मैंने? रैशनलाइज किया था। तो यहां पर भी रैशनलाइज करेंगे। सर यहां पर तो रूट है ही नहीं, तो मैंने कहा देख ध्यान से, यहां पर बस आप एक काम करो, sec x + tan x की जगह आप कभी भी 1/sec x - tan x लिख सकते हैं, यस और नो, और इस पूरे की पावर 3। अब जरा देखना अब क्या खेल बनेगा। अब सर अगर x आप अभी भी उस एंगल की तरफ जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी, माइनस के बाद में सर ये -∞, तो ये पूरा क्या बन गया सर, ये बन गया +∞। 1/+∞, ये पूरा क्या बन गया सर, दिस इज लगभग 0, ठीक है। और लगभग 0 मतलब लॉग के अंदर लगभग 0, तो लॉग के अंदर अगर लगभग 0 है तो ये चीज कहां जाएगी सर, ये वाली पूरी चीज चली जाएगी सर -∞, और -∞ पे लगा हुआ सर ऊपर 3, तो ये पूरी वैल्यू कहां जा रही है, -∞। इसका मतलब अगर मैं x को राइट मोस्ट पॉइंट की ओर ले जाना स्टार्ट करूं, तो ग्राफ की वैल्यू +∞ जा रही है, और इसको लेफ्ट की तरफ ले जाना स्टार्ट करूं दूसरे वाले एंगल की तरफ, तब जा रही है सर -∞। तो -∞ से लेकर +∞, दैट इज जिसको आप बोलते हो r, और वही इसकी कोडोमेन दे रखी है। तो ये फंक्शन क्या है बेटा, ऑन टू है ना, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। सेम एनालिसिस, इसीलिए मैंने इसको ट्विंस बोला, दिखने में सिर्फ अलग अलग है एक ही तरीके से और एक ही जैसे। क्लियर?
SMJ लिखकर भेजेंगे। ABC आर द करेक्ट आंसर्स, A, B एंड C। लेट अस चेक। वाह यार, बढ़िया बढ़िया लोगों ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। मतलब 60% के आसपास लोग तीनों ऑप्शन तक पहुंच पाए हैं। ये वाले एक बात बताओ यार, जब ऑड हो गया तो इवन कैसे हो सकता है? बढ़िया सवाल है, इस पे स्टार लगा लेना बेटा, क्योंकि ये एक सवाल में सर सारी चीजें कवर कर रहे हैं जो हमने अलग अलग एज ए टॉपिक पढ़ी है। इवन, ऑड, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, रेंज निकालना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत सारी चीजें। आ जाइए, एक सवाल ये भी दिया था क्या? है ना? ठीक है, एक सवाल ये भी दिया था क्या, ईमानदारी से बताना। दिया था क्या? हाँ सर, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। तो देखो भाई, इसको ऑड फंक्शन बनाना है तो ध्यान से देखना, ये इतना पार्ट ऑड है। हाँ, चेक कर लिया होगा आपने, x की जगह माइनस एक्स रखे। सर ये इतना पार्ट भी ऑड है। सर अगर आप इसको चेक करोगे, x की जगह माइनस एक्स रखे तो माइनस साइन गायब हो रहा है, ये इवन है। और हम जानते हैं वो जो टेबल आपसे भरवाई थी, ऑड प्लस इवन फंक्शन क्या आता है जी? नन आता है। ऑड प्लस इवन क्या आता है? नन आता है ना? आराम से देख लीजिए, वो बोल रहा है कि k की सबसे छोटी वैल्यू बताओ कि ये पूरा फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन हो। ये पूरे फंक्शन में तीन फंक्शंस हैं, 1, 2 और 3। ये फंक्शन ऑड है, x की जगह माइनस एक्स रखिए। अरे भाई, इस सवाल में x की जगह एक्स क्यूब रख दिया है, x की जगह एक्स क्यूब रखोगे तो ये बन जाएगा, और ये अभी भी ऑड है। सर इसमें तो साफ साफ दिख रहा है x की जगह माइनस एक्स रखोगे, माइनस साइन बाहर, ये भी ऑड है। सर ये वाला इवन है, क्यों? क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस साइन तो गायब हो गया। और अगर ऑड प्लस इवन रहता है तो जवाब नन आता है। उसने बोला कि सर हमें बनाना है इसको ऑड, इसका मतलब सर इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इस टर्म को वैनिश करना पड़ेगा। वैनिश का मतलब होता है सर इसको, इस टर्म को हमें गायब करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये टर्म यहां बची रही, अगर ये टर्म यहां बची रही तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? नन। क्या बनाना है? ऑड। इस पूरे की वैल्यू 0 कर दो। हाँ, की जा सकती है, बिकॉज इस वेरिएबल को अब हम देखेंगे क्योंकि इसी की वैल्यू पूछी है। एक बात बताओ, x का इंटरवल तुम्हें दे रखा है -2 से लेकर 2 अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर कहां से होगा, SMJ 0 से लेकर सर 4 है ना? 0 से लेकर 4 ठीक है भाई। अब आपके पास ये जो नंबर बन रहा है जिसमें x, ये जो फंक्शन है, इसमें जो न्यूमरेटर है वो कहां से कहां तक घूम रहा है सर? 0 से लेकर 4 के बीच में घूम रहा है। और मुझे इसको गायब क्यों करना है? क्योंकि अगर ये यहां बैठा रहा तो पूरा फंक्शन नन बन जाएगा, मुझे ऑड बनाना है। गायब करने के लिए मतलब सर मैं इसकी वैल्यू क्या करना चाह रहा हूं? 0 कर देना चाह रहा हूं। और 0 करने के लिए मैं यहां पर एक नंबर डिसाइड करूंगा। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर मान लेते 2 से 3 के बीच में वेरी कर रहा होता, तो मैं आपको ये बोलता कि आप यहां पर नंबर 4 रख दो, क्योंकि यहां पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है ना। क्यों सर? अगर न्यूमरेटर जो आपका 2 और 3 के बीच में है तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर हमेशा 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। वैसे ही एक बात बताओ मुझे, यहां जो k रखना है वो क्या होना चाहिए सर? k जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। सर नेचुरल नंबर क्यों? क्योंकि सवाल में दे रखा है। सर 4 से बड़ा क्यों? ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन 1 से छोटा हो जाए, 1 से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाए। कैसा लगा? तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज 4 ये लगभग कितना आता है? व्हाट इज 4 व्हाट इज 4 की वैल्यू कितनी होती है? तो सर 3.14 इंटू 3.14 वैसे करना चाह रहे होगा? कर लो जल्दी से भाई। 16, 5, 12, 4, 1, 3, 12, 4, 9। सर ये हमारे पास में आ रहा है कितना? 6, 9, 5, 39 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मैंने कैसी मल्टीप्लीकेशन करी है?
हाँ ये डेसिमल यहां नहीं लगेगा। अच्छा इंटू 4 भी करना है, सॉरी मैं वही सोचूं। तो सर ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 39 पॉइंट समथिंग। अब के की वैल्यू आप 40 लो क्योंकि नेचुरल नंबर है, 41 लो, 42 लो। जैसे ही आप के को 40 यहां रख दोगे तो अब चाहे एक्स कहीं से भी जाए, मतलब इस इंटरवल में से कोई सी भी वैल्यू ले, ये पूरी चीज 1 से छोटी बनेगी, 1 से छोटी बनते ही पॉजिटिव बनेगी साथ में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है। पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बनते ही सर ये गायब हो जाएगा, पूरा फंक्शन आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है तो दिस इज अवर आंसर, 40 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को बात समझ में आई? है ना? ठीक है, तो लॉजिकल सा सवाल था, आई होप यू गॉट दिस, सिंपल सा, ज्यादा उसमें कैलकुलेट करना नहीं था। चलिए भाई अब हम बात करते हैं आगे की, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। आराम आराम से देखना, बहुत प्यार प्यार से। पहली जो प्रॉपर्टी है वो पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर किसी, अच्छा आपको ये बात समझ में आती है कि पीरियोडिक फंक्शन में ये जो आप टी निकालते हो, ये टी पहली चीज तो पॉजिटिव होना चाहिए, और फंडामेंटल पीरियड हम किसको बोलते हैं सर? फंडामेंटल पीरियड या फिर प्रिंसिपल पीरियड, स्मॉलेस्ट वैल्यू को। आपने ग्राफ के अलोंग डेफिनेशन देखी होगी, मैंने क्या बोला? द स्मॉलेस्ट लेंथ अलोंग द ग्राफ विच रिपीट इटसेल्फ, सबसे छोटी लेंथ। ऐसा नहीं है कि आप 2 पाई पीरियड है तो 4 पाई भी पीरियड होगा, वो बात सही है, बट फंडामेंटल पीरियड या प्रिंसिपल पीरियड की बात करूं तो 2 पाई इज द करेक्ट आंसर। स्मॉलेस्ट, बहुत बढ़िया। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, वो बोल रहा है कि अगर किसी फंक्शन का पीरियड टी है तो उसी फंक्शन का पीरियड 2t भी होगा, 3t भी होगा, 4t भी होगा, 5t भी होगा, ये वाली चीजें उसी पीरियड, उसी फंक्शन का पीरियड ये सारे भी होंगे। ठीक है ना? मतलब देसी भाषा में या दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं कि अगर साइन एक्स की अगर सबसे छोटी लेंथ 2 पाई रिपीट करती है तो उसकी लेंथ 4 पाई भी रिपीट करती है, उसकी लेंथ 6 पाई भी रिपीट करती है, और उसकी लेंथ 100 पाई भी रिपीट करेगी, और उसकी लेंथ आप बोल सकते हो दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई भी रिपीट करेगी। क्या ये बात सही है? हाँ सर, ये सारे उसके पीरियड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं सर को एक साथ देखूं कलेक्टिवली, इसमें से फंडामेंटल पीरियड कौन सा है सर? ये वाला, सबसे छोटे वाला, हम इसी की चर्चा करेंगे। तो अगर आपको किसी फंक्शन का पीरियड टी पता चल गया तो उसके सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स, ठीक है, वो सारे के सारे उसके क्या होंगे, पीरियड्स होंगे। ठीक है ना? तो मतलब सर आप जो ये वाला रिलेशन लिखते थे एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, इसमें आप एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी भी लिख सकते हो। एंटी नहीं भाई, एंटी लिख रहा हूं, मतलब इसकी जगह अगर ये लिख दोगे तब भी वैल्यू सेम ही आएगी। समझ पा रहे हो? एक पूछ रहा टी क्या है, बेटा टी उस फंक्शन का पीरियड है। जैसे मान लो अगर ये साइन एक्स है तो इस साइन एक्स का जो टी होता है दैट इज 2 पाई बेटा। अब ठीक है बेटा, गजब कर दिया है भाई, गजब ही कर दिया है। आ जाइए, पहली प्रॉपर्टी डन। इफ t is the period of fx then 2t 3t 4t and t will also the period of fx x plus this but fundamental period is only the smallest one। ठीक है, दूसरी बात, पीरियोडिक फंक्शंस आर नॉन इन्वर्टिबल, ऑब्वियसली सर, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन हमेशा मैनी वन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन की बात सुन के ही सर हमें साफ साफ समझ में आता है। अपना जवाब जो है कमेंट में फेंक के मारना, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि पीरियोडिक फंक्शन मतलब सर जो अपनी वैल्यू रिपीट करे, और जब वैल्यू ही रिपीट कर दी मतलब दो अलग अलग एक्स पे आपको सेम वाई मिल रहा है तो मैनी वन हो गया, और मैनी वन हो गया तो काय का इन्वर्टिबल। तो ये बात तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, पीरियोडिक फंक्शंस आर नॉन इन्वर्टिबल। अगर एफ एक्स का पीरियड टी है देन द पीरियड ऑफ 1 अपॉन एफ एक्स रूट एफ एक्स ए एफ एक्स प्लस बी दैट इज ऑल्सो टी। इन सारे कॉम्बिनेशंस का पीरियड भी क्या होगा, इज ऑल्सो टी। ठीक है, बट अगर आप आर्ग्यूमेंट के साथ छेड़खानी करते हो, आर्ग्यूमेंट के साथ छेड़खानी करते हो, ठीक है, मतलब यहां पे देखो ध्यान से,
जहां पर भी आप एफ को लेके गए हो अंदर तो एक्स ही है, अंदर तो एक्स ही है ना, आपने अंदर कुछ नहीं छेड़ा, बाहर से आप लीपापोती कर रहे हो, कोई पावर आपने रेज कर दी, या फिर इसमें यह भी लिख सकते हो कि एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, हाँ ना, एफ एक्स का क्यूब, हाँ ना, ऐसे करके इन सब का पीरियड क्या होगा, इज ऑल्सो टी। बट अब की बार क्या हुआ है, एफ एक्स के अंदर जो एक्स लिखा हुआ है ना उसके साथ छेड़खानी हुई है, उस केस में पीरियड आता है टी अपॉन मॉड ए। ऐसा क्यों, तो मैं आपको एक हल्का सा ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहूंगा। जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ है, आप साइन एक्स का ग्राफ सभी लोग जानते हैं, है ना, है ना, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है जो कि यहां पर 0 होता है सर, यहां पर 2 पाई और ऐसा। अब मैं आपको बोलूं कि साइन 3x का ग्राफ बनाओ, ठीक है, साइन 3x में आप मोटा मोटा आइडिया ले सकते हो, ऑल्दो हम इसका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सारी कहानी देखने वाले हैं। तो साइन 3x में क्या होगा कि सर 0 पर वैल्यू 0 आएगी। अब अगर आप पाई बाय 6 लेते हो x की वैल्यू, ध्यान सुनना, अगर मैं इसमें x की जगह पाई बाय 6 रखूं तो ये बन जाएगा साइन 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 होता है 1। तो दैट मीन्स मैंने तो रखा कितना, 30 डिग्री, 30 3 से मल्टीप्लाई होकर बन गया 90 डिग्री। तो अब की बार पाई बाय 6 पर ही 90 डिग्री आ जा रहा है, मतलब वैल्यू 1 आ जा रही है ना। और उसके बाद में अगर मान लो मैं इसमें पाई बाय 4 लेता हूं, या फिर मैं इसमें पाई बाय 3 लेता हूं, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो पाई बाय 3 तक तो सर अंदर क्या पहुंचेगा, पाई बाय 3 इंटू 3 अंदर बन जाएगा साइन पाई, जो की वैल्यू होती है 0। आए, तो इसने तो यहीं पर एक लूप कंप्लीट कर दिया। जो इस फंक्शन का ग्राफ होगा, आप वैल्यू पुटिंग से देख सकते हो ऐसा बनेगा, क्योंकि पाई बाय 3 पर ही वैल्यू 0 होगी। फिर सर ये आगे पाई बाय 3 पर और चले जाओ, और पाई बाय 3 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 60 और 60 2 पाई बाय 3 तक, तो सर खेल ही बदल जाएगा, है ना। तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं, 2 पाई बाय 3 बोले तो सर कितना होता है, 120 डिग्री होता है। अब अगर मैं इसमें साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, है ना, अब इसमें मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, तो साइन एक्स का ग्राफ तो सर ये है 30, ये है 60, यहां कहीं होगा 90, यहां कहीं 90 होगा, तो साइन एक्स का ग्राफ तो सर ऐसा होता है। तो साइन एक्स का ग्राफ आपको ज्यादा फैला हुआ दिखेगा और साइन 3x का ग्राफ आपको ज्यादा कॉम्पैक्ट दिखेगा। रीजन क्या है, आप समझो इसको, कि साइन 3x का ग्राफ सिकुड़ क्यों गया, क्योंकि आप इसमें एक छोटा सा x डालो, अंदर वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बड़ा x बनेगा, और वैल्यू तो मतलब ये अपनी वैल्यू जल्दी जल्दी देगा। तो इसकी जो लेंथ रिपीट कर रही थी साइन x की, वो लेंथ थी 2 पाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं साइन 3x की सबसे छोटी लेंथ कौन सी रिपीट कर रही है, यहां से लेकर यहां तक सर, और ये लेंथ है सर 2 पाई अपॉन 3। ये क्या है, 2 पाई अपॉन 3। तो मतलब जब आप इस फंक्शन का पीरियड निकालने जाओगे तो इसकी जो शेप्स है ना बेटा, ये छोटी छोटी बनेगी, अब ऐसी ही होती जाएंगी। तो इसका पीरियड क्या आ गया, 2 पाई अपॉन 3। तो वैसे ही एक जनरल क्राइटेरिया बता दिया गया, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ये प्लस बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर एफ एक्स का पीरियड टी था ना, तो उसको आप एक काम करो, मॉड ए से डिवाइड कर दीजिए प्लीज। तो अगर एफ एक्स का पीरियड टी था तो इसका जो पीरियड होगा वो टी अपॉन मॉड ए। जैसे साइन एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो ए से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई साइन एक्स का पीरियड, ए कौन है, 3 से डिवाइड किया तो नया पीरियड आ गया, दैट इज 2 पाई बाय 3। समझ में आता है ना, ठीक है। और ये चीज हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेंगे कि ये ग्राफ कैसे बनते हैं। तो ठीक है सर, ये वाले में हम इसका पीरियड ये कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं पीरियड की बात करूं, तो अगर साइन एक्स लिखा होता अकेला, ऊपर वाले में और नीचे वाले में फर्क है बेटा, यहां पर एक्स के साथ छेड़खानी की गई है, यहां पर फंक्शन के साथ छेड़खानी हुई है, ठीक है। तो जब फंक्शन के साथ छेड़खानी हो तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तब पीरियड टी ही रहेगा। बट हां, जब आप अंदर आर्ग्यूमेंट के साथ एक्स के साथ छेड़खानी करो तो पीरियड बदल जाएगा, और उसमें भी रोल किसका रहेगा, एक्स के कोफिशिएंट का। तो इसका जो पीरियड हो जाएगा दैट इज 2 पाई अपॉन 3। सर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, यहां पे कहीं मेंशन नहीं कर रखा, मैं बोल के बता देता हूं। मतलब आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 होता है,
अब उसने क्या किया है, -4x+7 का फ्रैक्शनल पार्ट, इसका पीरियड क्या होना चाहिए, तो 1 जो इसका पीरियड है डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट और उस पर भी मॉड, तो इसका पीरियड होगा सर 1/4। अब इसका पीरियड निकालने के बाद में उसने क्या किया सर, इससे बाहर मल्टीप्लाई किया और बाहर जोड़ा, तो x के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं हुई है। अब चाहे इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और चाहो तो आप इसमें 11 जोड़ दो, इसका पीरियड 1/4 ही रहेगा, है ना। अंदर x के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, तो इसका पीरियड इज 1/4। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, सुनते जाना आराम आराम से, आ जाइए। चौथी प्रॉपर्टी मैं आपसे एक लॉजिकल तरीके से पूछूंगा, आपने ऐसे सवाल फिजिक्स में किए होंगे। ए है जो कि इस पूरे एक रिवोल्यूशन को 3 या 2 सेकंड में कंप्लीट करता है, और बी है इस पूरे कांस्टेंट ओमेगा से, मतलब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से या कांस्टेंट सर्कुलर वेलोसिटी जो भी तुम बोलते हो, वो इस पूरे को 3 सेकंड में कंप्लीट करता है। एक ए है जो इसको पूरे सर्कल को 2 सेकंड में कंप्लीट करता है, एक बी है जो इस पूरे सर्कल को 3 सेकंड में कंप्लीट करता है। अब ये बताओ, ये ए और बी दोबारा इस पोजीशन पे कब मिलेंगे, कितने सेकंड बाद। एक पूछ रहा है वाई मॉड, बिकॉज बेटा पीरियड का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ हम पॉजिटिव ही बताते हैं, ठीक है, नेगेटिव नहीं बताते। 6 सेकंड के बाद में, ठीक है। आपने इन दोनों का एलसीएम लिया, यही किया, 2 और 3 का एलसीएम दैट इज 6, बिल्कुल सही। 6 सेकंड के बाद में ये वापस इसी पॉइंट पे वापस मिल जाएंगे। तो एलसीएम क्यों लिया जा रहा है, बिकॉज सर, हाँ वही एलसीएम वाला लॉजिक। तो ये देखो, ये पीरियोडिक फंक्शन का सवाल ही तो है। एक पॉइंट, एक पार्टिकल ए से शुरू होकर वापस उसी पॉइंट पर 2 सेकंड बाद में आया, और दूसरा पार्टिकल 3 सेकंड बाद में उसी पॉइंट पे आया, तो दोनों मिलकर दोबारा कब आएंगे वापस उसी पॉइंट पर 6 सेकंड में। तो यही तो है, एक फंक्शन की वैल्यू, मान लो इस केस में पीरियड एक का है 2, तो 2 के बाद में रिपीट कर रही है, और एक का है 3, तो 3 के बाद में रिपीट कर रही है, तो दोनों की मिलकर कब रिपीट करेगी, दैट इज दोनों का हम एलसीएम लेंगे 6 सेकंड के बाद में वापस से, या 6 के बाद में, दोनों का कॉमन पीरियड कहलाएगा, दोनों 6 लेंथ के बाद में अपनी वैल्यू रिपीट करेंगे। समझे कि नहीं समझे, नॉर्मल मैथ है, बहुत बढ़िया। तो बस वही चीज यहां नॉर्मल मैथ समझाना चाह रहा हूं। अगर एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड t1, जी एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड t2, तो इनका जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ऑब्वियसली डिवीजन में हम ध्यान रखते हैं तो ये 0 नहीं होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है, ठीक है, हाँ है ना। एफ एक्स इंटू जी एक्स, इनका जो पीरियड होगा वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ t1 t2। और एक मैं आपको यहां पर एक्स्ट्रा कॉशियस चीज बता देता हूं, जो कि आपकी बहुत मदद करने वाली है। बाकी सारी चीजें तो यार सवाल करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। जब एफ एक्स अपॉन जी एक्स आ जाए, तो इसका जो पीरियड होगा, ठीक है, या फिर इसमें ऑल्सो कंसीडर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, देन कैलकुलेट पीरियड, ठीक है, हाँ है ना। क्योंकि सर ये तो हम जानते ही हैं बचपन से, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन आ जाता है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, समझ में आया। तो इसमें आप वो वाली चीज ध्यान रखना, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई सर। ये हो गया एलसीएम ऑफ t1 t2, ठीक है, दोनों का आप एलसीएम लेंगे, और मेरे ख्याल से आपको एलसीएम लेना आता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज लैपटॉप की, डेस्कटॉप की, सबकी आवाज धीरे कर लीजिएगा। कितने लोगों को एलसीएम लेना आता है, ईमानदारी से बताइए प्लीज। अरे फिजिक्स के कई टॉपिक बहुत जोरदार आते हैं मुझे, जैसे तुम्हें सलीम सर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आराम से पढ़ा देते हैं, मैथ्स की तो टॉपिक ही है। वैसे अपने को भी बहुत सारे टॉपिक, काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छी पढ़ा लेता हूं, जिसमें वो ग्राफ व्राफ बनता है ना, प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम रेंज क्या होगी, और किसी पॉइंट पी पे एक्स एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट दे दो, उस पॉइंट पर उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है, सारी। एलसीएम लेना आता है, उड़ी बाबा, मजा कर दिया है। चलो मेरे को पता ही था तुम लोग ये बोलोगे। स्टार्ट कीजिए प्लीज, सबका एलसीएम बताना स्टार्ट कीजिए फटाफट।
फ्लूट्स मेरा बहुत अच्छा था। हाँ, थोड़ा सा अपने आप को अब फ्लेक्स कर लेता हूँ ना, साथ साथ में तुम एलसीएम लो, सिंपल चीजें है ना, ऐसे थोड़ा माहौल बना लेते हैं। जब पढ़ते थे तब 11वीं में फ्लूट्स पढ़ाया गया था, मैं फ्लूट मैकेनिक्स। और मुझे आज भी याद है जब हम लोग गए थे दिवाली के ब्रेक पर, तो 2 क्वेश्चन बैंक मिले थे, इनफैक्ट 3 मिले थे, तीसरा तो मैंने देखा ही नहीं। नीला, सफेद और पीला। पीला था केमिस्ट्री का, वो तो मैंने दे ही दिया था कि जो उसमें दीपक का निशान बना हुआ था। हाँ, दिवाली ब्रेक पे क्वेश्चन बैंक मिला था। पीले वाला था केमिस्ट्री का, सफेद वाला था मैथ्स का, नहीं सफेद वाला था फिजिक्स का, और नीले वाला था केमिस्ट्री उसका फिजिक्स का। फिजिक्स वाले में थे सर फ्लूइड मैकेनिक्स के सवाल, सफेद वाले में थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, और पीले वाला मैंने टू बी वेरी फ्रैंक देखा ही नहीं। और हर एक में करीबन करीबन 150 सवाल थे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा क्वेश्चन बैंक सही था, क्योंकि डिस्कशन होता था। दिवाली से आप वापस आते हो तो होमवर्क जो आपको दिया गया उसको डिस्कस करते थे। तो मुझे आज भी याद है जो मेरे टीचर थे, उन्होंने बोला कि किसी इसको डाउट है, तो मैं सेकंड बेंच पे बैठा था, तो डिस्कशन हो रहा, तो मैं थोड़ा सा जैसे होता ना कि हमें पता है तो भाई इधर देख रहा हूँ और चुप बैठा हूं। तो टीचर ने एग्रेशन में मुझसे पूछा कि तू करके आया क्या या नहीं करके आया, आगे कैसे बैठा है, समझे, मतलब होमवर्क करके नहीं आया और आगे बैठा है, तू कुछ पूछ भी नहीं रहा है और इधर उधर देख रहा है। मैं बातें किसी नहीं कर रहा, बट लेस इंटरेस्टेड इन टीचर, क्योंकि डिस्कशन हो रहा था क्वेश्चन बैंक का। और मैंने कोई एटीट्यूड में नहीं, एटीट्यूड मैं वैसे दिखाता नहीं हूं मैंने कहा नहीं सर मेरे सारे हो गए। मेरे मुंह से जैसे ही वो शब्द निकला कि मेरे सारे सवाल हो गए, भाई साहब मास्टर तनतना गया, तनतना गए, सॉरी, बोले सारे हो गए। मैं कहा यस सर। बोले इसमें 150 सवाल है। मैं कहा हाँ सर सारे हो गए। बोले आजा फिर, यही तरीका होता है। मार्कर दिया, मुझे खड़ा कर दिया। डिस्कशन की बारी अब मेरी थी। पूरे सामने 150 बच्चे बैठे थे, मैं पूछ रहा हूँ हाँ जी 1 से लेकर 10 तक कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को। एक ने हाथ उठाया 9th, तो पहले थोड़ी देर तक तो मैंने सॉल्व करके दिखाया। मैं डिस्कशन में 50-55 सवाल तक पहुंच गया, सारे डिस्कस किए जा रहा जो वो पूछ रहे थे, बता रहे थे। फिर वो जो टीचर थे हमारे, उन्होंने पहले तो वो 55वें सवाल पे मुझे रोक कर बोले रुक जाओ, बाकी बैच को खड़े करके पहले तो तालियां बजवाई। फिर उनके पास जो मार्कर थे ना, पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करते थे, मार्कर लेके आते थे ब्लैक, ब्लू और रेड, उसमें से एक रेड मार्कर दिया, बोले ये ले, ठीक है, आया ना, रेड मार्कर दिया, बोले इसको संभाल के रखना एंड दिस इज अवार्ड फॉर यू, वेरी गुड, ठीक है। अब फिर बात चलने लगी, क्योंकि टीचर को लगा कि लड़का तो ठीक है यार, और तुम्हें पता ही है सामने दोस्त बैठे हरामी, कहां उनको पच जाएगा कि किसी की तारीफ हो। भाई साहब बीच में ही चिल्ला पड़े, बोले सर केमिस्ट्री का पूछो, केमिस्ट्री का पूछो। मैं कहा ये हो गया इज्जत का फलूदा। तो बोले केमिस्ट्री क्यों कह रहे हैं ये लोग, केमिस्ट्री में क्या सीन है। मैंने कहा सर केमिस्ट्री नहीं सॉल्व किया। बोले बिल्कुल नहीं सॉल्व किया। भाई साहब 180 डिग्री टर्न। अभी थोड़ी देर मेरी तालियां बज रही थी, अब मुझे डर लग रहा था कि तालियां मेरे गाल पे ना बजने लग जाए। मैंने कहा सर नहीं सॉल्व किया। और वो जो सर थे वो बंसल क्लासेस में एक अच्छी खासी पोजीशन पे थे, मतलब टीचर के अलावा वो अच्छी खासी पोजीशन पे भी थे। मुझे लग रहा, मुझे पता अंदर से शिवरिंग होने लगी मैं कहा भाई ये बाहर ना निकलवा दे, कहीं केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा हूं। बोले बिल्कुल नहीं सॉल्व किया। मैंने कहा सर फिजिक्स मैथ्स में टाइम चला गया सारा। और भैया उधर से वही लौंडे बहुत हरामी, उनको बस सर ये कभी नहीं पढ़ता केमिस्ट्री। मैं कहा भाई आज रेस्टिकेट करवा के मानोगे क्या। फिर उन्होंने वहीं पे क्लास के सामने समझाया पढ़ो भाई तुम अच्छे हो, रैंक आ सकती है। मैंने कहा यस सर। फिर वही कान पे कहां जू रेंगती है उस उम्र में, है ना मैथमेटिक्स में ही बादशाह बनने की कोशिश कर रहे थे चलिए चलिए सीरियस गाइस, सीरियस प्लीज सीरियस। आपने बोला एलसीएम 2 और 8 का एलसीएम 8। हाँ वो जो फिजिक्स वाला जो क्वेश्चन बैंक मिला था उसके भी लगभग सवाल सही थे। 4, 5, 6, 10 में मेरे को डाउट था, मतलब 150 में से आप 20 सवाल हटा दो, बाकी सारे अपने सही थे। और जैसे 3-4 चैप्टर मिक्स करके दिए गए थे क्वेश्चन बैंक में, उसमें तो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और उसमें था फ्लूइड मैकेनिक्स था, मैक्सिमम क्वेश्चन उसके थे, काइनेमेटिक्स के थे, ठीक है, मोशन इन 1D, ठीक है, मोशन इन ए प्लेन, सर्कुलर मोशन के भी कुछ सवाल थे, ठीक है। पहले का एलसीएम 8 एग्री करते हो, दूसरे का एलसीएम बताइएगा प्लीज, √3 और 3 में से व्हाट इज द एलसीएम सर 3।
√2 और √8 में से सर एलसीएम इज √8 दैट इज 2 √2। √2 और √3 का एलसीएम जल्दी से बोलते जाओ भाई, ये सब चीजें थोड़ी बताई जाएंगी अब। √6, इसमें से कोई आंसर वेरी कर रहा है किसी का? सही है, यहां तक एग्री करो फटाफट। एजीआर एजीआर एजीआर, जल्दी से आ जाइए। 3 पाई और 4 पाई का एलसीएम 12 पाई। 12 पाई स्क्वायर मत लिख देना भाई, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। 2 और पाई का एलसीएम 2 पाई। पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम पाई स्क्वायर। सर ये फ्रैक्शन अभी आपने बताया नहीं। नो, एग्री कर रहे हो? हाँ, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। मजे की बात, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। ये तो अभी सिखाया नहीं है तो इसको रोक दो अभी, ठीक है। इसका मतलब सर आपको एलसीएम लेना नहीं आता, ठीक है। आराम से देख लीजिए किस किस को गलत बोला है। सर इसका मतलब सीखना पड़ेगा। आ जाइए, एक बेसिक सा चेक बताता हूं। अगर आप कभी बोलते हो कि एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी बराबर सी है, तो ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। दैट इंप्लाइज सी को ए से डिवाइड करो एंड सी को बी से डिवाइड करो, ये दोनों क्वांटिटी इंटीजर आनी चाहिए। मैंने ये बोला दोनों क्वांटिटी इंटीजर आनी चाहिए, नहीं बोला सेम इंटीजर आनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी आपको चेक करना हो कि किन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, किन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो मान लेते हैं कि ए और बी का एलसीएम सी है। उसके बाद में एक हल्का सा चेक पॉइंट, सी को ए से डिवाइड करो और सी को ही बी से डिवाइड करो, ये दोनों अगर इंटीजर आ रहे हैं, दैट मींस आप बोलोगे एलसीएम एग्जिस्ट्स। और अदरवाइज अगर ये इंटीजर नहीं आए, अगर मान लो ये इंटीजर नहीं आए, तो फिर हम बोलेंगे एलसीएम डजंट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। आई होप अब आपको एलसीएम लेना आ गया। और ये बात अब मेरी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से केकेपीएनसीसी कि मैं तुम्हें एलसीएम लेना सिखा रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, कोई बात नहीं, सारी बातें सिखाएंगे, इसका हमारा एग्रीमेंट हो रखा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आ जाइए, ए और बी का एलसीएम सी आ रहा है। सी को मैंने ए से डिवाइड किया, सी को मैंने बी से डिवाइड किया। सर हाँ, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, दोनों इंटीजर है। यस सर, एलसीएम एग्जिस्ट। इन दोनों का एलसीएम आपने बोला कि इसका और इसका एलसीएम 3 आएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय √3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 3। सर ये तो 1 आ रहा है, सर ये इंटीजर नहीं आ रहा, तो इस केस में आप पता क्या बोलोगे, एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। DNE डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओ भाई 11th वेस्टेड के साथ साथ सर हमारी 7th भी वेस्टेड, टेंशन ना लो, मैं क्या बोल रहा हूं, केकेपीएनसीसी है ना। √2 और √8 ये सर सही है, क्यों? क्योंकि आपका जो एलसीएम आया है 2 √2, इसको √8 से डिवाइड करो, √8 2 √2 ही होता है, और इसी एलसीएम को आप √2 से भी डिवाइड करो। सर ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 1, दोनों इंटीजर आ रहे हैं, बिल्कुल सही सर, एग्जिस्ट करेगा, यही जवाब है। सर ये डज नॉट एग्जिस्ट क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो एलसीएम √6, ए और बी का एलसीएम सी है, तो डिवाइड कर ए से और डिवाइड कर बी से। सर ये आ रहा है √3, ये आ रहा है √2, दोनों बराबर, मतलब दोनों ही इंटीजर नहीं है, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। माई होल लाइफ वॉज ए लाई, है ना। वैसे तो देखो यार, कोचिंग शुरू से ही शुरू हो जानी चाहिए वैसे तो बच्चों के लिए ना, या मतलब ये सब चीजें डिटेल में वहां पे नहीं जरूरत पड़ती। सर आप कैसी बात कर रहे हो, हम तो एलसीएम लेते आए हैं आज तक सारी बातें गलत करिएगा। मैंने कहा नहीं बेटा, वो एलसीएम नहीं था, आपने ध्यान से देखा ही नहीं कभी। समझ में आया? मेरी गहरी खामोशी में एक सन्नाटा भी था और एक शोर भी था, तूने ध्यान से देखा ही नहीं, तेरी आंखों में कोई और भी था।
जस्ट किडिंग, आ जाइए इधर। सर आप, हाँ ये आप अगर कभी करते हो √2/√3, तो वो चालू भाषा में लैंग्वेज में ऐसा आ जाता है कि एलसीएम ले लो। बेसिकली दिस इज नॉट एन एलसीएम, या आप इधर भेज रहे हो ये इधर भेज रहे हो, तो √3 प्लस √2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप लिख रहे हो √6, तो ये ठीक है। बोलने में ऐसा आ जाता है कि ये एलसीएम लिया गया है, एलसीएम नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। आपने इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सही लिखा हुआ है। बट आप इसको √2 और √3 का एलसीएम √6 मत बोलो, समझे? हाँ, तो जो आप आज तक करते थे वो बाय डिफॉल्ट सही था, बट एलसीएम बोलना से गलत हो जाता है। सर अब की बार क्यों एलसीएम ये एग्जिस्ट करेगा? मैंने कहा 12 पाई को आप 3 पाई से डिवाइड करो और 12 पाई को ही 4 पाई से डिवाइड करो। सर ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 3, दोनों इंटीजर आ रहे हैं, यस सर एलसीएम विल एग्जिस्ट, है ना? स्कैम। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूं तो भाई साहब थोड़ा सा तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, आज एक्सटेंड नहीं कर सकता, कल तुम्हारा पेपर है। इन दोनों का एलसीएम 2 पाई क्यों नहीं है सर? 2 पाई को 2 से डिवाइड करो और 2 पाई को पाई से डिवाइड करो। सर ये तो 2 आएगा, ये तो इंटीजर है, बट ये तो पाई आएगा, पाई एक इंटीजर नहीं होता, दोनों इंटीजर आने चाहिए, इसलिए हम क्या बोलेंगे इस केस में एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। इन दोनों को इससे डिवाइड कीजिए, पाई स्क्वायर को पाई से डिवाइड किया, पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर से डिवाइड किया, सर ये आएगा 1 और ये आएगा पाई, तो ये इंटीजर नहीं है, इसलिए सर ये क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। एसएमजे, ठीक है ना? क्या आपको बात समझ में आई? अब मैं अलग से नोट नहीं लिखवा रहा हूं कि एलसीएम ऑफ ए रैशनल एंड ए इरैशनल नंबर विल नॉट एग्जिस्ट। मतलब आप किताबों में देखोगे तो वहां पे ऐसा लिखा होता है, एलसीएम ऑफ ए रैशनल और एक इरैशनल नंबर का हमेशा एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है? और एलसीएम ऑफ दो रैशनल नंबर्स का ये हमेशा एग्जिस्ट आएगा, और एलसीएम ऑफ दो इरैशनल नंबर्स का क्यू बार, दो ही क्यू बार हो, एक Q1 बार एक Q2 बार, तो ये मे और मे नॉट एग्जिस्ट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। तो आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि रैशनल इरैशनल, ये कुछ नहीं, सिंपल सा आपको एक लॉजिक बताया है, ए और बी का अगर एलसीएम सी बोल रहे हो तो सी को ए से और सी को बी से डिवाइड करने पर दोनों इंटीजर आने चाहिए, मुझे वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, एक रैशनल एक इरैशनल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? एक रैशनल एक इरैशनल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? ये दो एग्जांपल पहले वाले के हो गए। दोनों रैशनल है तो एलसीएम हमेशा एग्जिस्ट करेगा, दोनों अगर रैशनल है तो एलसीएम हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सर दोनों अगर इरैशनल है तो मे और मे नॉट एग्जिस्ट। देखो ये दोनों इरैशनल नंबर है, एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों इरैशनल नंबर है, एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है। सर ये दोनों इरैशनल नंबर है पर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इस केस में एलसीएम एग्जिस्ट करने का लॉजिक भी बता देता हूं, दोनों का इरैशनैलिटी फैक्टर सेम है। डेसिमल के बाद वाला पार्ट आप बोल सकते हो, या फिर मतलब इरैशनैलिटी फैक्टर सेम है, डेसिमल के बाद वाले पार्ट पे मत जाओ। कैसे सर? क्योंकि ये लिखा हुआ है √2 और ये क्या लिखा हुआ है सर? 2√2। अब इस 2√2 को इरैशनल बनाने वाला कौन है? √2। यहां पर भी इसको इरैशनल बनाने वाला कौन है? √2। तो जब जब इरैशनैलिटी पार्ट सेम होगा तो एलसीएम एग्जिस्ट कर जाएगा। अब जैसे ये √3 की वजह से इरैशनल है, ये √2 की वजह से, दोनों पार्ट अलग अलग है, एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनका दोनों का इरैशनैलिटी पार्ट सेम है, इसलिए एलसीएम एग्जिस्ट कर गया, है ना? क्या ये बात समझ में आई? न्यू टू मी कैटेगरी, हाँ डाल दो भाई इसको, न्यू टू मी डाल दो, ठीक है ना? तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतनी सी चीज याद रखेंगे जो मैंने यहां बताया। लगे हाथ वो भी देख लो, क्योंकि जब एलसीएम में ये हाथ है, HCF ऑफ A, B बराबर C है, दैट मीन्स अब क्या होना चाहिए? A/C एंड B/C। अब की बार C इनसे इधर डिवाइड करो, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, है ना? है ना? और इस केस में डज नॉट एग्जिस्ट तो हम कभी बोलते ही नहीं। जैसे मान लो अगर मैं पूछूं कि HCF ऑफ 2 और पाई, तो आप बोलोगे सर HCF आ गया 1, तो ठीक है, क्योंकि 1 को इधर डिवाइड करो, 2/1 और पाई/1, ये दोनों ही क्या आ रहे हैं? इंटीजर नहीं आ रहे हैं।
इरेशनल नंबर्स को इनसे बाहर रखना भाई। हाँ, क्योंकि रैशनल और इरेशनल का एचसीएफ फिर आप 1 नहीं बोल सकते। रैशनल और इरेशनल नंबर का आप एचसीएफ 1 नहीं बोल सकते, हटा दो इसको। हाँ, फिर वो डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में जाएगा, मतलब इस चीज को लिखो ही मत। आपने आज से पहले जहां पर भी एचसीएफ निकाला है, जहां पर भी एचसीएफ निकाला है, वो दोनों नंबर्स रैशनल ही थे। एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का एचसीएफ 1 बोलना दैट इज रॉन्ग। ठीक है ना? ठीक है, तो बस तुम इतना ध्यान रखो, ये ठीक है। अब बात आती है सर फ्रैक्शन की। मान लो हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए जाए, मतलब a अपॉन बी, सी अपॉन डी और e अपॉन एफ। हमें अगर इनका एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम में क्या होता है, ऊपर वाले न्यूमरेटर का एलसीएम लीजिए और डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ ले लीजिए प्लीज। है ना? हाँ, एचसीएफ के लिए आप ये सब बातें मत याद रखना, ठीक है? अब एचसीएफ वाली चीज जो है वो कहीं और चली जाएगी, तो इसलिए तुम एचसीएफ जैसे करते आए हो, जैसे कहीं पे कभी भी एचसीएफ करते आए तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है ना? इसमें क्या करते हैं सर, फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होते हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका सर हम एचसीएफ लेते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। फ्रैक्शन के लिए ये वाली कहानी चलती है। ठीक है जी, आ जाइए। जैसे यहां बोल रहा हूं, तो इन सब का एलसीएम बताओ, इन सब का तो एलसीएम, और इन सब का आप एचसीएफ बताओ। सर एचसीएफ इन सब का 1 आएगा, 3, 4 और 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। और सर ये क्या चल रहा है, 2, 8 और 12, तो मेरे ख्याल से एलसीएम आ जाएगा 24, है ना? 24/2। अच्छा, आपने पूरा आंसर ये लिखा है, तो आप 24 को चाहे 2/3 से डिवाइड कर लो, इंटीजर आएगा। आप 24 को चाहे 8/4 से डिवाइड कर लो, 24 को चाहे 12/8 से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पूरा आंसर क्या आ गया सर, ये पूरा आंसर आ गया 24। हाँ, वो बात अभी भी वैलिड है कि 3 नंबर्स का अगर एलसीएम ये आ रहा है, तो इसको इन तीनों नंबर से डिवाइड करो, हर केस में आंसर इंटीजर आएगा। है ना? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो मेरे ख्याल से जिस चीज को तुम बोल रहे थे कि हमें एलसीएम लेना आता है, तो अब आप सीख गए हैं। ठीक है, देख लो भाई, इंफॉर्मेशन अबाउट एलसीएम मैंने वहां भी लिखवा दी है, तो यहां लिखने की आपको ऐसा जरूरत है नहीं। इंफॉर्मेशन अबाउट एलसीएम, ठीक है, ऑलरेडी डन। ये यहां जो लिखवाई है ये ए और बी का अगर एलसीएम आपके पास में सी आता है, तो सी अपॉन ए, सी अपॉन बी दोनों इंटीजर होने चाहिए, अदरवाइज एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट बोलोगे, और फ्रैक्शन का एलसीएम ऐसे लेते हैं। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी नंबर 4 इज डन। तो मतलब सर जब भी हमारे पास में दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस आएंगे, उसका अगर कॉमन पीरियड पूछोगे तो हमें उसका आंसर कुछ ऐसा देना है। मान लो मैं आपसे पूछूं कि एक फंक्शन है दैट इज 10x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 10x का पीरियड होता है सर पाई, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1। अब इस पूरे फंक्शन का पीरियड बताने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एक रैशनल है, एक इरैशनल है, तो ये आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। इन दोनों का अगर एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, तो आप इसमें बोलोगे दिस फंक्शन इज ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक। ये फंक्शन पीरियोडिक ही नहीं है सर, समझे? है ना? ये फंक्शन पीरियोडिक ही नहीं है। ठीक है, चलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए और इसी चीज में क्या होगा, ये वाली चीज भी इंक्लूड हो जाएगी। जो आपने यहां देखा था ना, इसका तुम्हें लॉजिक नहीं मिला था कि 1/f(x) रूट f(x) a f(x) प्लस b का सर इसका पीरियड t ही क्यों रहता है, अब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन समझ में आता है, फंक्शन इनसाइड फंक्शन। 3 केस दिखा रहा हूं, ठीक है? एक बार मैं सारी प्रॉपर्टीज बता दूं, उसके बाद में असली लर्निंग तो सवालों में होगी, क्योंकि इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो सब कुछ नल एंड वॉइड कर देगी। ठीक है ना? इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो सब एकदम जीरो पे लाके खड़ा कर देगी, पर पहले एक बार सीखते जाओ।
सर वो बोल रहा है दो केस है, gx इज पीरियोडिक विद पीरियड t। gx का मतलब हो जाएगा यहां पर इनसाइड वाला फंक्शन। अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड t और बाहर वाला फंक्शन एनी फंक्शन हो, एनी फंक्शन का मतलब चाहे पीरियोडिक हो चाहे ए पीरियोडिक हो, ठीक है, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड t और बाहर वाला एनी है, तो ये जो कंपोजिशन बनती है, दिस पूरी कंपोजिशन अंदर वाले का ही पीरियड हमेशा काउंट होता है, दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड t। है ना। मान लो आपने साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात की, तो सर ये वाला पीरियोडिक है, बाहर वाला फंक्शन जिसका पीरियड होता है 2π, अंदर वाला पीरियोडिक है विद पीरियड 1। ये पूरा फंक्शन जो आएगा सर ये होगा पीरियोडिक विद पीरियड 1, है ना। अंदर वाले का ही काउंट होगा, बाहर वाला चाहे पीरियोडिक हो चाहे पीरियोडिक हो। जैसे मान लो सर ये वाला, ये लो, ठीक है, सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल। अब की बार सिग्नम फंक्शन कैसा होता है सर, ए पीरियोडिक, बट कोई बात नहीं, आपने अंदर एक पीरियोडिक फंक्शन डाला है तो सर इसका पीरियड भी 1 ही आएगा। ऐसा क्यों, अगर कोई पूछना चाह रहा है तो सिंपल सी बात सोचो, आप एक्स चाहे कुछ भी रखो, एक्स चाहे कुछ भी रखो, ये जो बाहर वाला फंक्शन है इसमें इनपुट बेसिकली दे कौन रहा है, साइन एक्स की इनपुट कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की आउटपुट। तो आप एक काम करो, यहां पे आपने बहुत सारे एक्स रखने स्टार्ट किए, 0 फिर 0.1 0.2 0.3 ऐसे करते करते, तो 1 के बाद में आप जैसे 1.1 1.2 1.3 रखोगे, साइन एक्स के लिए तो अभी भी वो 0.1 0.2 0.3 है। क्यों, क्योंकि सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की आउटपुट सेम आनी स्टार्ट हो जाएगी जो पहले आ रही थी, तो साइन एक्स क्या करेगा, फिर से अपनी 1 के बाद में फिर वैल्यू रिपीट करनी स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इस अंदर वाले फंक्शन की आउटपुट 1 के बाद में रिपीट करती जा रही है, तो बाहर वाले फंक्शन की भी आउटपुट यही होगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, समझे। हाँ, तो जब कंपोजिशन में दो लोग हों, अंदर वाला पीरियोडिक बाहर वाला कुछ भी, तो पूरी कंपोजिशन पीरियोडिक कहलाती है विद पीरियड t, ठीक है। gx एक लीनियर फंक्शन है ax प्लस बी, और बाहर वाले फंक्शन fx का पीरियड है t, मतलब बाहर वाले का पीरियड है t, और gx आपके पास लिखा हुआ है ax प्लस बी। इस वाले केस में मैंने आपको बताया था दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड t अपॉन मॉड a। मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि पीरियड का आंसर कभी नेगेटिव नहीं देते, है ना। बाहर वाला एक नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक फंक्शन है अंदर वाला, और बाहर वाला एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। अब की बार ये कैसा है, नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक। नॉन लीनियर मतलब ax प्लस बी नहीं है और ये नॉन पीरियोडिक भी है। जैसे कुछ एग्जांपल बता देता हूं नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक के, ये जितने भी फंक्शन मैंने लिखे हैं ना ही लीनियर है ना ही पीरियोडिक है। एक बच्चा बोले सर ये तो लीनियर होता है, अरे भाई डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, लीनियर तब कहलाता है जब ये चीज न्यूमरेटर में लिखी हो, और बाहर वाला पीरियोडिक है विद पीरियड t, तो ये पूरी कंपोजिशन ए पीरियोडिक आएगी। नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक में आप रूट एक्स को भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब सर याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एफ एक्स के अंदर जी एक्स है, ध्यान सुनना, अगर अंदर वाला पीरियोडिक विद पीरियड टी, तो ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक विद पीरियड टी। अब सर अंदर वाला ए पीरियोडिक है, ए पीरियोडिक में भी लीनियर मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी, उस केस में सर ये पीरियोडिक है विद पीरियड टी, तो इसका क्या पीरियड आएगा, टी अपॉन मॉड ए। अब की बार अंदर वाला जो है वो नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक है, मान लो इस टाइप का कुछ है, और बाहर वाला पीरियोडिक है विद पीरियड टी, तो ये पूरा हो जाएगा ए पीरियोडिक, है ना। तो मतलब इस कंपोजिशन में मैंने बाहर या अंदर कहीं ना कहीं दोनों फंक्शंस क्या रखे हैं, पीरियोडिक रखे हैं, दोनों में से कोई एक। सर व्हाट अबाउट अगर बाहर वाला फंक्शन भी ए पीरियोडिक हो और अंदर वाला फंक्शन भी ए पीरियोडिक हो, तो इसमें हम बोल सकते हैं कांट से। कांट से मतलब जब तक आप हमें फंक्शन नहीं बताओगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कुछ भी। सबसे बढ़िया एग्जांपल है
y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्या इसका ग्राफ रिपीट करता है? तो आंसर इज सर नो, दिस इज ए पीरियोडिक। और है ना, और 1/x² + 1 है ना, या 1/x²+ 2। ये फंक्शन कैसा है सर? ये भी ए पीरियोडिक है। आराम सुनो, एक फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और एक मैंने बना दिया 1/x² + 2, दोनों ए पीरियोडिक है। अब एक काम करो, ये फंक्शन इसके अंदर डाल दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1/x² + 2 आ गया। अब सर ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव, 1 से छोटी और 0 से बड़ी, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो जैसे ही मैंने इस फंक्शन को इसके अंदर पुट किया, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। हमेशा 0 होगी मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है? पीरियोडिक है, ए पीरियोडिक? सर ये होता है पीरियोडिक। कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कॉल्ड एज पीरियोडिक। तो ले भाई, दोनों ए पीरियोडिक थे। ए पीरियोडिक मतलब नॉन पीरियोडिक। एक को उठाकर दूसरे में पुट किया, जो वैल्यू आई वो कांस्टेंट है, दैट इज पीरियोडिक। वो अलग बात है, पीरियड नॉट डिफाइंड, बट है तो पीरियोडिक, है ना। तो जब अंदर दोनों दोनों ही ए पीरियोडिक हो तो वी से कांट से, एसएमजे, ठीक है। तो उसके लिए तो सर आप हमें फंक्शन बताओ कौन सा है। अब जैसे ये वाला है, कई बार पीरियोडिक भी निकल आता है, ठीक है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो आई बिलीव आपको कंपोजिशन का रिजल्ट लिखना आया। कंपोजिशन के छोटे छोटे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसमें अगर आप बोलोगे तो आउटसाइड फंक्शन जो है, आउटसाइड वाला जो फंक्शन है वो है e की पावर x, और इसमें जो इनसाइड वाला फंक्शन है वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अंदर वाला पीरियोडिक है, तो सर ये पीरियोडिक होगा विद पीरियड t बराबर 1, ठीक है। इसमें बाहर वाला फंक्शन है सर पीरियोडिक विद पीरियड पाई, अंदर वाला फंक्शन है विद पीरियोडिक पीरियड 2 पाई, है ना। तो ये अंदर वाले फंक्शन का ही पीरियड हमेशा काउंट होगा, अंदर वाले फंक्शन का पीरियड आएगा 2 पाई। अब सर इसको अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज साइन ऑफ 1/3x+2। तो बाहर वाला फंक्शन है पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, बट अंदर वाला कैसा है? नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक, NLNP। तो ये पूरा क्या आ जाएगा सर? नॉन पीरियोडिक या ए पीरियोडिक आ जाएगा। अंदर वाला नॉन लीनियर, कुछ बच्चों को अभी भी ये लीनियर दिख रहा है, अरे भाई ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। हाँ, ऐसे अगर मैं बोलता कि साइन ऑफ 3x+2, तो बेटा इसका पीरियड 2π/3 बोलते, इस पे हमारी बात हो चुकी है। सर बाहर वाला हमारे पास में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, बाहर वाले फंक्शन का पीरियड 1 है, अंदर वाला नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक। सर ये पूरा क्या कहलाएगा? नॉन पीरियोडिक। सर वापस बाहर वाला फंक्शन दैट इज 2 पाई, अंदर वाला नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक। रूट एक्स ना ही लीनियर होता और ना ही पीरियोडिक होता, तो ये भी नॉन पीरियोडिक। बाहर वाले फंक्शन की पीरियड 2 पाई, अंदर वाला फंक्शन नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक। x² ना ही पीरियोडिक होता ना ही लीनियर होता, तो सर इसका आंसर हम क्या बोलेंगे? नॉन पीरियोडिक। क्लियर है दोस्तों? बताओ क्या बात परेशान कर रही है, पूछिए प्लीज। ठीक है, हाँ ना। मैंने कहा पीरियड के रूल समझ में आ गए तुम लोगों को कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड और कैसे कैसे निकालना है? बोले हाँ सर, एक बार लिख के भेजो SMJ, है ना, क्योंकि अब आपको साउथ मूवीज की फील आने वाली है। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते ही, पढ़िए प्लीज। यहां सिर्फ एक ही रूल चलता है कि यहां कोई रूल नहीं चलता। जितनी भी बातें मैं आपको बता के आया हूं, जितने भी मैं इतने कन्विंसिंगली मैं आपको सवाल समझा रहा था, प्रॉपर्टी समझा रहा था, सबका एक काउंटर एग्जांपल है, एक एक्सेप्शन इज देयर। सर मैथमेटिक्स में एक्सेप्शन कैसी बात कर रहे हो? हमसे सर केमिस्ट्री तो झेली नहीं जा रही थी एक्सेप्शन के नाम पे, मैथमेटिक्स में भी। मैंने कहा यस, जितनी भी एग्जांपल तुम पढ़ के आए हो सबका एक काउंटर एग्जांपल दे सकता हूं एक्सेप्शन का, अभी धीरे धीरे आपको दिखेंगे।
मतलब जितने भी रूल आप पढ़ के आए हो सब कहीं ना कहीं जाकर फेल होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप वो रूल्स ध्यान से ना देखें। ठीक है, ये रूल आपको ध्यान में रखने हैं। कंपोजिट फंक्शन में पीरियड कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर अगर कंपोजिशन आ जाए या एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए तो आपको दोनों का एलसीएम लेना होता है, T1 T2 का। ठीक है, अगर ax प्लस बी है तो t को डिवाइड करते हैं a से। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है ना। बट सर सारी बातें नल एंड वॉइड होगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, थोड़ा झटका दे हुए एग्जांपल, और ये सारे के सारे बहुत जोरदार हैं, ध्यान सुनना। जैसे आप रूल के हिसाब से पीरियड निकालिए प्लीज, रूल के हिसाब से, है ना। सर ये दूसरा स्कैम हो रहा है हमारे साथ जिंदगी में। मैं कोई बात नहीं। जैसे रूल के हिसाब से सर बाहर वाले का पीरियड 2 पाई है, अंदर वाले फंक्शन का पीरियड 2 पाई, तो इस पूरे का पीरियड जो है वो 2 पाई होना चाहिए। मैंने कहा जे बात गलत है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये इसका पीरियड नहीं है, ये भी इसका पीरियड है 2 पाई, बट हमें फंडामेंटल चाहिए इसका पीरियड पाई है जी। सर कैसे चेक करें? किसी भी फंक्शन का पीरियड अगर आपको चेक करना है तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, मतलब इस फंक्शन में एफ एक्स में आप एक्स की जगह एक्स प्लस पाई रखो। तो व्हाट इज एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, देखते जाओ। कॉस ऑफ साइन आपने एक्स की जगह पाई प्लस एक्स रखा, क्योंकि मैं पीरियड बोल रहा हूं कि इससे भी छोटा एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर्मूला और रूल बोलता है कि 2 पाई, तो सर साइन पाई प्लस एक्स कितना होता है? माइनस साइन एक्स। सर कॉस एक इवन फंक्शन है, ये नेगेटिव साइन को खा जाएगा और हमेशा खा जाएगा। और कॉस ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ सर, ये एफ एक्स से लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, ये बराबर आ रहे हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स। अगर पाई पीरियड है तो ऑब्वियसली उसका इंटीग्रल मल्टीपल तो पीरियड होगा ना भाई। पाई पीरियड है तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल 2 पाई, उसका इंटीग्रल मल्टीपल 3 पाई, 4 पाई, वो सब इसके पीरियड होंगे। पर मुद्दा था सबसे छोटा फंडामेंटल पीरियड बताने का, तो 2 पाई इज नॉट द करेक्ट आंसर। इसलिए मैं इसके नीचे क्रॉस लगा रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि 2 पाई पीरियड नहीं है फंडामेंटल पीरियड नहीं है। पाई इज द करेक्ट आंसर। है ना, देख लो सेटिस्फाई कर रहा है। एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस टी, टी की जगह पाई रखा हुआ है और ये सारे एक्स के लिए ट्रू है। सर ये तो खतरनाक होने वाला है। वैसे पीरियोडिक फंक्शन बच्चों को कभी समझ में आता है, बट घबराओ मत। सारे एक्सेप्शन जब खोल के रख देंगे टेंशन काहे लेते हो? लास्ट में एक एस क्यूब भी लिखा हुआ है, सारा समझाऊंगा, पहले समझ तो लो। चलिए सर अब की बार तैयार, अब की बार गलत नहीं करेंगे। मैं शाबाश, आई एम ऑल्सो रेडी। सर बाहर वाले फंक्शन का पीरियड 2 पाई, बाहर वाला चाहे कुछ भी हो, अंदर वाले का पीरियड 2 पाई, अंदर वाले का इसका भी पीरियड 2 पाई। सर दो फंक्शन अलग अलग एडिशन में लिखे हो तो एलसीएम के बाद में इसका पीरियड 2 पाई आना चाहिए, है ना। इसका पीरियड क्या आना चाहिए? 2 पाई आना चाहिए, है ना। तो 2 पाई से छोटा पीरियड पाई रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है। कॉस के अंदर एक्स की जगह एक्स प्लस पाई रख दो, प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई। कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। सर ये आएगा कॉस एक्स। और सर ये कितना होता है? कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, ये भी होता है बेटा माइनस कॉस एक्स। ये माइनस साइन गायब हो गए, एफ एक्स अभी भी है। चलिए ठीक है सर। सुष्मिता और सुनीता दोनों बैठे थे, बोले अब मैं समझ गई हूं, आधे पे आएगा, है ना। ये भी इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब है पाई बाई 2। हाँ पाई होगा, बस यही तो चाहता था मैं, तुम गलत जवाब दो। पाई बाई 2 चेक कीजिए, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। उड़ी बाबा। सर एक बात बताओ ईमानदारी से, आप हमें ये टॉपिक सिखा रहे हो कि इसमें और कंफ्यूज कर रहे हो? मैं कहा वो तो तू जाने भाई। एक्स की जगह है, इसमें एक्स की जगह ध्यान से रख के देख, अगर मैं इसमें एक्स की जगह पाई बाई 2 प्लस एक्स रख दूं, मतलब मैं आपको एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स निकालने के लिए बोल रहा हूं। देखना जरा, कॉस के अंदर साइन है तो कॉस साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स,
प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, परंतु बाहर बैठा है कॉस फंक्शन, वो माइनस साइन को खा जाएगा। फंडामेंटल पीरियड सर ये है। सर एक बार बताओ यहां भी क्यों रुक रहे हो, पाई बाय 4 चेक कर लो। मैं कहा कर भाई, मैंने चेक कर लिया, वो इसका पीरियड नहीं है। अब वापस तो फिर सर ये आंसर क्यों आए, क्योंकि पाई बाय 2 अगर पीरियड है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये भी इसका पीरियड होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये भी इसका पीरियड होगा। मतलब एक सिंपल सी बात मैं बताऊं कि छठे रूल से पहले जो आप पढ़ के आए हो वो सारे के सारे आपको पीरियड ऑफ द फंक्शन बताने की कोशिश करते हैं, ना कि फंडामेंटल पीरियड। सारे के सारे आपको पीरियड ऑफ द फंक्शन बताते हैं, फंडामेंटल पीरियड नहीं बताते, और हमसे फंडामेंटल पीरियड ही पूछा जाता है। सबसे छोटे की लड़ाई चल रही है ना। जैसे ये वाला दिख रहा है सर, मॉड लगाने पे आपने बताया था इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड पाई, एलसीएम लेंगे तो पीरियड आएगा पाई, पाई और पाई का एलसीएम पाई ही होता है ना। बट आप ध्यान से देखिए, एक्स की जगह पाई बाय 2 रख के देखिए, तो इसका जो ओरिजिनल आंसर है, इसका पीरियड है पाई बाय 2, इसका पीरियड भी है पाई बाय 2, और इसका पीरियड है जी पाई, जबकि हमें जो रूल है वो ये वाला आंसर दे रहा है। ठीक है ना। इसका पीरियड पाई बाय 4 कैसे हो जाएगा भाई, पाई बाय 4 प्लस एक्स रखोगे कुछ भी। और इन सब बातों से डील करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन में प्रेजेंट उससे छोटे सभी ऑप्शंस चेक करो। व्हाट डू यू मीन बाय उससे छोटे? उससे छोटे का मतलब है जो आपने रूल लगाकर निकाले हैं। वन थिंग इज फॉर श्योर, कभी भी पीरियड उससे बड़ा नहीं आ रहा। तो जो आपने उससे छोटे का मतलब क्या है कि आपने कुछ रूल सीखे हैं, 5 आपने प्रॉपर्टी सीखी हैं, उसके बेसिस पे आपको पीरियड निकालना आया, वो रूल लगाकर जो आप पीरियड निकालोगे, अगर उस नंबर से छोटा कोई ऑप्शन में प्रेजेंट है तो उसको जरूर चेक करना पड़ेगा आंसर करने से पहले। हाँ, समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। और वो भी कैसे चेक करना है वो भी बता रहा हूं। मान लेते हैं हमने बाय रूल्स निकाला, बाय रूल गए, पीरियड आया टी, ठीक है, तो आपको चेक करना चाहिए सर टी बाय 2, टी बाय 3, टी बाय 4, इन सबको आपको चेक करना चाहिए, है ना। ठीक है ना। और बताता हूं, अगर टी बाय 2 पीरियड हो गया, उसके बाद में आपको इसका आधा भी चेक करना चाहिए। बट आपको मैं एक सिंपल सी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान से देखना। वैसे तो ये एंडलेस प्रोसेस है, समझ में आया कि कब तक चेक करते रहेंगे सर। टी पीरियड निकाला है हमने रूल से, बाय रूल से, तो टी बाय 2, टी बाय 3, टी बाय 4, आपको हर वो नंबर चेक करना चाहिए जिसको मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं, और जवाब टी आ जाए, तो हर वो नंबर चेक करना चाहिए। करने को तो आपको टी बाय 50 भी चेक करना चाहिए। बट जो मैं आपको बोल रहा हूं दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ द क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चन से आप डील करने वाले हैं दैट आर मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड इन ट्रिग्नोमेट्री वी नो। जैसे अगर मान लो कोई बोले कि सर आपने इसमें पाई बाय 4 क्यों नहीं चेक किया, लॉजिक बनता है ना, इसमें पाई आ गया, पाई बाय 2 आ गया, तो पाई बाय 4 भी चेक करो। तो मैंने कहा इसमें ऐसे दूर से देख के पता चल रहा है भाई, मैं एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाय 4 रखूंगा और एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाय 4 रखूंगा, तो ये फंक्शन एफ एक्स नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो मतलब सर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपीरियंस भी यहां पर काम आ रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? वरना इसका कोई अंत नहीं है लिखने को। अगर मैं थ्योरेटिकली लिखने जाऊं ना तो मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि बेटा अगर टी के बाद में टी बाय 2 पीरियड आ गया तो अब आपको टी बाय 4, टी बाय 8 ये सब चेक करने पड़ेंगे, टी बाय 6। तो सर रुकेंगे कहां? कहीं भी नहीं। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब सर हमें जनरली मैं आपको बोल रहा हूं, इन 99% ऑफ द केसेस, ये भी लो एक रिलैक्सिंग स्टेटमेंट, इन 99% ऑफ द केसेस, नॉट 100%, टी बाय 2 पीरियड निकल आता है। ठीक है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये कोई थ्योरेटिकल या इसके पीछे लॉजिकल बात नहीं है। इनको चेक करने का तो लॉजिक है ना, क्योंकि रूल से उसने आपको पीरियड बताया। तो ये किसका इंटीग्रल मल्टीपल है हमें क्या पता, मतलब कौन से पीरियड को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर ये आया, ये तो हमें नहीं पता।
तो दैट्स वाई वी नीड टू चेक. बट यस, इन 99% ऑफ द केसेस t/2 इज द आंसर. 99% बोला है, 100 नहीं. एसएमजे. चलिए, अब जो भी सिखाया, जो भी सीखे हो, अब आंसर ध्यान से दीजिएगा प्लीज. अब आपको लॉजिक भी पता है, रूल से जो आप निकालोगे वही आंसर होगा. बच के रहना रे बाबा. फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. जल्दी से फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. जल्दी से. और एक और रिलैक्सिंग स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं. एक और रिलैक्सिंग स्टेटमेंट मैं बता दूं. जैसे आपने इवन ऑड पढ़ा है और आपने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा है, ये जनरली बोल रहा हूं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जनरली ये एज ए प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन यूज होते हैं. समझ में? इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं. मतलब आईआईटी में आप देखोगे कि इस फंक्शन का पीरियड बताओ, ऐसे सवाल बहुत कम आए हैं. नहीं समझे? है ना? जहां तक मेरी नॉलेज है तो पीरियोडिक फंक्शन है, इस चीज का हम इस्तेमाल जरूर करते हैं. बट डायरेक्टली ये क्वेश्चन आओ आईआईटी में, मेंस में तो आया होगा शायद, पर आईआईटी में डायरेक्ट एक सवाल आया कि इस फंक्शन का पीरियड बताओ क्या होगा, ऐसा कोई सवाल नहीं देखने को मिलता. समझे? तो आईआईटी वाले जो एम्बिगुअस केस होता है वहां पर जाते नहीं. बट यस, आपको ये सीखना है. ठीक है, आराम से. और जो भी आप आधा पीरियड बताओ तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसमें उसको चेक करके बता रहे हो, ऐसे नहीं चिल्ला रहे. सर आज बहुत डर लग रहा है, दिल धक धक कर रहा है. क्यों भाई? दिल धक धक ही करना चाहिए. फड़फड़ करेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा. और डर काहे लग रहा है भैया? किसी दीदी को मैसेज भेज दिए हो क्या? है ना? पहले बटन वाले मोबाइल चलते थे, मैसेज किसी को भेज दो, लड़की को नहीं, मतलब जनरली किसी को, और फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर लो. ओ भाई वो फोन करेगा तो अब कर ही नहीं पाएगा, कैसे पकड़ेगा मुझे. लक्ष्य जेई 2024 30 जून के बाद क्लास क्लोज हो जाएगा क्या? एनीवन नोज? क्लास क्लोज हो जाएगा 30 जून तक. सिलेबस खत्म हो रहा है क्या वैभवी जी और एसएमजे सर जी? ये साइन के आगे 2 पाई कहां से ला रहे, प्लीज कोई बता दो कौन सा कॉन्सेप्ट है. ध्रुव जैन, याद रखने वाला कॉन्सेप्ट बेटा. पिछली क्लास में आप टेबल देखोगे तो वहां पर सबके पीरियड लिखवाए गए हैं. साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है बेटा. कहां से ला रहे? ओ भाई, ये तो बहुत खतरनाक डाउट है. मंडे क्लास सर जी प्लीज. यस, मंडे की क्लास होगी. किसने मना किया बेटा? मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई कैसे होगा? क्योंकि मॉड साइन एक्स का पीरियड, मॉड लेने पे ग्राफ ऊपर चला जाता है सारा का सारा. तो अब जो छोटी लेंथ है वो पाई रिपीट कर रही है. ग्राफिकली नहीं पता तो तू एक काम कर, जो अभी सिखाया है, तुझे रूल बोलता है कि अंदर वाले फंक्शन का पीरियड 2 पाई आएगा, बट आप इसमें पाई चेक कीजिए इसका आधा. तो मैंने क्या किया, इसमें साइन की जगह एक्स प्लस पाई रख दिया या पाई प्लस एक्स रख दिया. तो साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, और मॉड लगा हुआ है तो सर ये साइन एक्स ही आएगा. तो इसको आप मॉड साइन एक्स बोल सकते हो. तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. तो पाई सेटिस्फाई कर रहा है, दैट वाई इट्स पीरियड इज पाई. समझ में आया भाई? हाँ, मॉर्निंग इवनिंग वो हम देख लेंगे, अभी बात करेंगे, हम पोल कंडक्ट करवाएंगे. पर आप लोग इधर देखिए प्लीज. सर इसका पीरियड रूल से निकालते हैं. चलिए रूल से निकालते हैं. ठीक है, अब यहां पर एक्स का कोफिशिएंट है, ध्यान देना. तो सर इसका पीरियड है 2 पाई डिवाइडेड बाई 2/3, और इसका पीरियड क्या है सर? दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय 4/5. सर इसका पीरियड ये कितना आ गया? 2 कैंसिल, दिस इज 3 पाई. और सर ये पीरियड कितना आ गया? सर ये ऊपर जाएगा 5 पाई बाय 2, है ना? ऊपर आ रहा है 3 पाई, इधर आ रहा है 5 पाई, और इधर आ रहा है, ठीक है जी. तो यहां लिखा हुआ है 1. सही लिखा है अब तक? क्योंकि सर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पाई को एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, और यहां पर भी 2 पाई को हमें एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है. चलिए, अब इन दोनों का मुझे क्या लेना है? एलसी और एम. फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं? सिखाया था सर. ऊपर वाले का 3 पाई और 5 पाई का एलसीएम इज 15 पाई, और नीचे इन दोनों का एचसीएफ इज दैट इज 1. तो पहले वाले का जवाब मेरा तो 15 पाई आ रहा है, तुम लोगों का 2 पाई कैसे आ रहा था भाई? है ना? तो इसका जो पीरियड है वो आ रहा है 15 पाई. कोई दिक्कत? सर इससे छोटा चेक करना है क्या? मैं चेक कर ले भाई, इसका आधा.
और किस किस को इंटीग्रली मल्टीप्लाई करने पर, किस किस को इंटीग्रली मल्टीप्लाई करने पर, जैसे 5 पाई को 3 से मल्टीप्लाई करने पर यह आता है, और 3 पाई को 5 से मल्टीप्लाई करने पर यह आता है, 15 पाई अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर यह आता है। तो ये सारे नंबर्स आपको चेक करने चाहिए, फटाफट चेक करो। चेक करने का लॉजिक क्या है, जैसे मान लो आपको ये वाला पीरियड चेक करना है, तो आप उस पूरे फंक्शन में x की जगह x प्लस टी रख दो, x प्लस क्या रख दो, t, और x प्लस टी रखने के बाद में चेक करो कि फंक्शन सेम रहता है कि नहीं रहता है। समझे कि नहीं समझे, फंक्शन सेम रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, तो इस केस में 15 पाई इज द करेक्ट, इसके बाकी पीरियड सेटिस्फाई नहीं करेंगे। चेक किया आप लोगों ने, अरे रख के देख ले भाई, cos 2/3 15 मतलब सर 15 पाई प्लस एक्स रख दिया, माइनस साइन 4/5, किसको चेक कर रहा हूं मैं, 15 पाई अपॉन 2 को चेक कर रहा हूं। ठीक है, इसको अंदर भेजोगे सर ये कितना हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, ये आ जाएगा सर 3 पाई, है ना, सॉरी 5 पाई प्लस 2/3x कॉस के अंदर, ये अंदर जाएगा सर 3 और इधर से 2, साइन ऑफ 6 पाई प्लस 4/5x, साइन 6 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। और सर यहां पे cos 5 पाई प्लस दिस इज माइनस cos 2x/3। सर देख रहे हो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया, और अगर माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया तो दैट मींस 15 पाई अपॉन 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 15 पाई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रूट साइन 2x का पीरियड क्या है, तो मतलब सर ये लिखा हुआ है आउटसाइड फंक्शन है हमारे पास में, देखना ध्यान से, आउटसाइड फंक्शन जो है वो आपके पास में है, जो आउटसाइड फंक्शन है वो है सर रूट, और अंदर वाला जो फंक्शन है उसका पीरियड कैसे निकालेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो इसका पीरियड आ रहा है सर पाई। तो बाहर वाला फंक्शन कुछ भी हो, अंदर वाले फंक्शन का ही पीरियड काउंट होगा, तो दूसरे का आंसर है पाई। चेक करके देखो π/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, चेक करके देखो, यहां पे x की जगह π/2 प्लस x रखोगे, सर ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस 2x, साइन पाई प्लस 2x होता है सर माइनस साइन 2x, तो ये fx के बराबर नहीं आ रहा, तो दिस इज अवर फंडामेंटल पीरियड, और यही है। चेक करने को तो आपको π/3 भी चेक करना चाहिए, बट π/3 साफ साफ देखते ही पता चल रहा है कहां से सेटिस्फाई करेगा, है ना। ठीक है, अब जरा देखना यहां पे रूल फेल होता है, अगर ये वाला जो फंक्शन है इसको हम देखें साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो अगर पावर इवन नंबर है तो बोला था पाई, पावर इवन नंबर है तो बोला था पाई, तो पाई और पाई का एलसीएम बच्चे बोलते हैं पाई, बट दिस इज रॉन्ग। अब की बार ये जवाब भी गलत है, क्योंकि ध्यान से देखिए कि जो एफ एक्स है वो बेसिकली दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कांस्टेंट फंक्शन है तो पीरियोडिक तो है, बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, पीरियड इज नॉट डिफाइंड। तो सर ये वो एक एग्जांपल हो गया जिसमें रूल से जो जवाब आ रहा है वो रूल से जवाब ही गलत है पूरा का पूरा। कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का भी पीरियड पाई होता है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का भी इंडिविजुअल पीरियड पाई होता है, दोनों को जोड़ दिया तो रूल बोलता है कि एलसीएम लेकर पीरियड निकालो, पाई और पाई का एलसीएम पाई आएगा, बट अब की बार आंसर पाई नहीं है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, एंड कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है बट पीरियड नॉट डिफाइंड। ठीक है, और यहां पर जितने भी ये सारे मैंने एक साथ लिख दिए, बट यस इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल भी है। अगले वाले सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज, झकझोर के रख देने वाला सवाल, इससे अगला है, ये तो क्या ही है, एक सेकेंड, हाँ इससे अगले में बात बनेगी, अगले वाले जवाब बताओ। सर वापस सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स का पीरियड इज पाई, टेन स्क्वायर ऑफ एक्स का पीरियड इज पाई, इसका पीरियड सर ये आएगा पाई। अब की बार ये जवाब सही है, भगवान मेरे सर पे मारो, कुछ मारना है तो, है ना, क्या है सर ये, एक सेकंड सर, एक सेकंड, भांग खा के आए हो क्या आप, मैं कहा गुरुजी को ऐसे नहीं बोलते होते,
तो एक बात बताओ सर, इतना तो हमें भी पता है, इन दोनों का सम जब 1 होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन पीरियड नॉट डिफाइंड, तो इसका जवाब भी तो सर ये भी हमेशा 1 होता है, इसका जवाब भी तो नॉट डिफाइंड होना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो सर, ये मैथ्स का जादू है। आजा, टेंशन काहे ले रहा है क्यों क्यों क्यों, क्या है सर, ये मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। मैं कहा मजा आएगा, देख कितने सारे एक्सेप्शंस है मैथ्स में भी। आपने डोमेन का ध्यान नहीं दिया। ओ भाई, ये भी देखनी थी क्या? ओ भाई, इसमें था x बिलोंग्स टू r, मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो इसका ग्राफ y बराबर 1 बनेगा फॉर कंप्लीट रियल एक्सेस। तो नो डाउट ये 1 है, मैं एग्री करता हूं, बट सर इसमें x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। ये फंक्शन जो लिखा है डोमेन निकालने से पहले सिंप्लीफाई नको करने का। रे बाबा, पुराना पढ़ा है, भूल थोड़ी गए हो। तो नो डाउट ये 1 के बराबर है, बट x पाई बाई 2 के बराबर नहीं होगा। जरा इसके ग्राफ पे प्रकाश डालते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ पे प्रकाश डालते हैं। आ जाइए सर। तो जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे, ध्यान सुनना, तो भैया बोल रहे हैं कि इसको समस्या है पाई बाई 2 पर, फिर 3 पाई बाई 2 पर, फिर 5 पाई बाई 2 पर, फिर माइनस पाई बाई 2 पर, और माइनस 3 पाई बाई 2 पर। इन सभी वैल्यूज पर ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ये डोमेन में नहीं है ना। 10x और sec x दोनों ही नॉट डिफाइंड हो जाते हैं। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलूं तो इसका ग्राफ ऐसा चलेगा। अच्छा, ओ हेलो, यस और नो? तो भाई साहब इसका ग्राफ ये है, और जैसे ही, क्यों कि बाकी सब जगह ये 1 रहेगा, बट इन सब पे ये क्या है? नॉट डिफाइंड। और जैसे ही मैंने हॉलो सर्कल लगाया, जैसे ही मैंने हॉलो सर्कल लगाया, तो अब मैं बता सकता हूं कि सबसे छोटी लेंथ जो रिपीट कर रही है वो यहां से लेकर यहां तक है। हाँ, अब की बार आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाली लेंथ रिपीट कर रही है। नहीं जी, अगर ये वाली लेंथ रिपीट करती होते तो ग्राफ ए बनता। अब बताओ, ग्राफ देखकर सबसे छोटी लेंथ रिपीट कौन सी कर रही है सर? इन दोनों के बीच की दूरी, या इन दोनों के बीच की दूरी, या इन दोनों के बीच की दूरी? एसएमजे, है ना? तो इस फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड है दैट इज पाई। समझ में आए? है ना? हाँ, केमिस्ट्री वाला सा सीन हो गया। बोले ये H प्लस आइन इधर से नहीं निकलेगा, इस तरफ बल्कियर ग्रुप लगे हैं तो प्लस इफेक्ट की जगह अब हिंड्रेंस इफेक्ट लगेगा और टिंडल इफेक्ट लगेगा और बनाना बॉन्ड टूट जाएगा, और ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन है वो m ऑर्बिटल में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसमें आपको पानी डालना पड़ेगा, पता नहीं क्या वैसा ही कुछ चल रहा है सर मम्मी ये तो लॉजिकली करेक्ट है, इसमें क्या है? एक आप बात यहां पर ये नोट कर सकते हो, है ना? इसमें आप लॉजिकली ये करेक्ट बात याद कर सकते हो कि सर अगर फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी आई, अगर फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी आई तो वो डिसकंटिन्यूटी भी अपने आप को रिपीट करनी चाहिए। मान लो मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक साइन एक्स का ग्राफ मैंने बनाया है, अरे नहीं, और एक जगह होलो सर्कल लगाया है, तो क्या अब ये पीरियोडिक फंक्शन है? तो आंसर इज सर नो, क्योंकि पीरियोडिक वो होता है जिसमें जो आ गया वो रिपीट करना चाहिए। यस, रिपीट नहीं कर रहा मतलब गड़बड़, जीडीबीडी। और देखिए, और देखिए, एक और एग्जांपल बताऊं। एक ग्राफ मैं आपको बनाता हूं, बना के देता हूं, मतलब सर आप हमें ही बनाने पे लगे हुए हो। ग्राफ है कुछ ऐसा, 0 से लेकर ये है 1, ये है 2, फिर 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8।
है ना। ये ग्राफ इस तरफ भी चलता जाएगा, इस तरफ भी चलता जाएगा और इस तरफ भी चलता जाएगा। ये आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा प्लीज। इसका नंबरिंग पता है कौन सा कर दोगे आप? ये फोर्थ का ए पार्ट है और ये फोर्थ का बी पार्ट है। पहले तो आपको ये बताना है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं, और अगर पीरियोडिक है तो पीरियड बताना है जी, फंडामेंटल पीरियड। इसकी सबसे छोटी लेंथ जो रिपीट कर रही है वो बताओ क्या है? 2 है कि 3 है? हाँ, एक तरफ डार्क है एक तरफ हॉलो, एक तरफ डार्क एक तरफ हॉलो। तो बच्चे जनरली इसका आंसर 2 दे देते हैं। क्यों? बोले सर ये वाली शेप रिपीट कर रही है। तो बेटा अगर ये शेप रिपीट कर रही होती ना, तो कल भी बताया था इसका कॉपी पेस्ट इसके आगे ही आपको जोड़ना है, तो फिर ग्राफ ये बनता। कुछ और चीज है जो रिपीट कर रही है, आप देख नहीं पा रहे हैं ध्यान से। सर रिपीट कर रही है ग्राफ का ये पार्ट और इसका ये अकेलापन। इतना पार्ट अकेला, तो पार्ट, ये इतना पार्ट रिपीट कर रहा है सर, और अगर ये इतना पार्ट रिपीट कर रहा है तो इसका फंडामेंटल पीरियड 3 है ना कि 2। ये मत बोल देना सर ये तो खाली पड़ा है। मैंने कहा हाँ, अगर किसी फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी आती है, ठीक है, कहीं थोड़ी दूर के लिए अगर वो नॉट डिफाइंड है तो वो भी रिपीट होना चाहिए। तो इसका जो पीरियड है दैट लेंथ इज 3। क्या मेरी बात समझ में आई? तो दिस इज द पीरियड, दिस लेंथ इज रिपीटिंग इटसेल्फ। एसएमजे बोलो भाई, ठीक है। चलिए, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ये 2-3 सवाल बताना चाह रहा हूं, बस थोड़ा सा आगे निकल गया मैं, है ना। चलिए फटाफट देख लेते हैं। बस 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 ये 2-3 सवाल, छोटे छोटे सवाल हैं, देख लेते हैं ताकि ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, है ना। जल्दी से, अभी मिरेकल कर रहा हूं। हाँ, मैं 9:45 पे 8:45 पे मैंने ही बोला तो छोड़ने वाले हैं। बस ये 2 सवाल और रह गए यार। सर इसका रूल बोलता है कि 2 पाई इसका पीरियड है और x का कोफिशिएंट 3 पाई है तो उससे डिवाइड कर दो। और रूल बोलता है कि सर इसका पीरियड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के अंदर आपने ये रखा है, इसको 2/5 से डिवाइड कर दो। सर ये आएगा 2/3 और ये आएगा सर 5/2। इन दोनों का अगर हमें एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम दैट इज 10, नीचे वाले का एचसीएफ दैट इज 1, तो 10/1 दैट इज 10। ठीक है ना, यही है। ठीक है। अब आ जाइए छठा सवाल, रूल के हिसाब से जाए। बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक, अंदर वाला फंक्शन नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक। बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक, तो बाहर वाले को छोड़ो, अंदर वाला कैसा है? नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक। क्यों? क्योंकि x प्लस साइन एक्स ना ही लीनियर होता, अगर ये लीनियर होता तो साइन एक्स वाली टर्म नहीं आनी चाहिए थी। सर ये नॉन पीरियोडिक क्यों है? मैंने कहा निकाल ले इसका पीरियड। इसका पीरियड आएगा 2 पाई और इसका पीरियड आएगा सर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अंदर वाला फंक्शन है नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक, ना ही लीनियर है ना ही पीरियोडिक है। बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक है। कंपोजिट फंक्शन का जो रूल है वो बोलता है नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक में आंसर आएगा नॉन पीरियोडिक या ए पीरियोडिक। नाउ अगेन दिस इज एन एक्सेप्शन, या फिर ये रूल को वायलेट कर रहा है, समझ में? दिस इज रॉन्ग। आप सर इसमें क्या करें? अब इसमें कुछ नहीं, मैंने कहा आपको खुद चेक करना पड़ेगा। आप x की जगह x प्लस पाई रखो, पाई प्लस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, पाई नहीं 2 पाई रखो। तो f ऑफ 2 पाई प्लस एक्स कितना आ जाएगा? तो cos के अंदर मैंने यहां पे रखा 2 पाई प्लस एक्स और साइन के अंदर भी 2 पाई प्लस एक्स। सर ये लिखा हुआ है cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा और cos 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा। है ना, देख लो सेटिस्फाई कर रहा है।
पीरियड इज 2 पाई, या फिर पाई, पाई को भी चेक करना चाहिए। और इन सभी में मैंने एक और चलाकारी की, तुमने देखा किसी की भी ऑप्शन नहीं दिए। वैसे ये अलग अलग टाइम के, अलग अलग टाइम के मतलब अलग अलग आप बोल सकते हो सोर्सेस के, या जो हम स्टडी मटेरियल यूज करते हैं पढ़ाते इतने सालों से, तो जहां जहां पर भी ये सवाल हम यूज करवाते थे पहले बच्चों से, उसके नीचे ऑप्शंस होते थे, नहीं समझे? मतलब जब टीचर पढ़ाता नीचे ऑप्शन होते, 4 ऑप्शन, तो बच्चा देख पाता था कि हाँ यार इससे छोटा पीरियड कौन सा है। मैंने सबके ऑप्शन ही डिलीट कर दिए। 2 पाई पीरियड है कि पाई भी पीरियड है? पाई रखोगे तो वो भी चेक कर लेते हैं सर, ये आ जाएगा पाई प्लस एक्स प्लस साइन ऑफ पाई प्लस एक्स। इसको देखते हैं सर, ये कॉस साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस पाई प्लस एक्स सर माइनस कॉस एक्स होता है। अब की बार ये आएगा एक्स माइनस साइन एक्स। सर ये फंक्शन वैसा है ही नहीं, ठीक है? तो 2 पाई इज द पीरियड, ठीक है? तो बढ़िया सवाल है सर ये अगेन, क्योंकि ये हमें वापस से एक रूल खराब होने की बात बता रहा है। कॉस स्क्वायर और साइन की पावर 4, सर दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच, थैंक यू 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 थैंक यू। कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं बिकॉज आपका कल जेईई एडवांस का पेपर है, रिवाइज कीजिए प्लीज, ठीक है? इन्हीं चारों में से आपको फिल करना है। चलिए, सिंगल करेक्ट 45 सेकंड। आई होप आप सबको विजिबल है। 6 बजे से मैं उठना भी तो चाहिए। एक्चुअली छुट्टी है इस वजह से, ऑलरेडी चीजें प्लान्ड है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर की भी जो मुझे निपटानी है। उसके बाद में मैं 11 बजे क्लास ले पाऊंगा, उससे पहले का मत भरिए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो बता दीजिए प्लीज। हाँ पोल में भरो, मुझे मत बताओ। जिस हिसाब का रुझान चल रहा है मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे ऑप्शन ए की ओर ही जाना चाह रहे हैं। पोल स्टॉप, ऑप्शन ए। 61% जनता यहां बोल रही है, बाकी 10-10% बटी हुई है। इसमें 20% है, इसमें 60% है, या 61%? ठीक है जी। तो यार मंडे क्लास विल बी 11 से लेकर 1 बजे तक, ठीक है? हाँ बी रेडी, प्लीज आइएगा, ठीक है? और अभी कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं बिकॉज होमवर्क दूंगा तो फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर हमारे ऊपर थोड़ा बर्डन हो गया। कल आपका टेस्ट है वो आपको देना है, दैट इज योर ओनली होमवर्क। फर्स्ट जेईई एडवांस का टेस्ट देने जा रहे हो, पॉजिटिवली दीजिएगा जो मैंने आपको बातें बताई। वहां पर सवाल ऐसे भी होंगे जो आपको उलझाएं, आपको सताएं, आपको अटका के रखें, और वहां पर ऐसे भी सवाल होंगे जिसको आप डुएबल है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो बातें क्लास में की गई है उन पे बेस्ड है,
ठीक है। अगर आप सिर्फ डुएबल पार्ट कर लेते हो मैथमेटिक्स का, सिमिलरली फिजिक्स का, सिमिलरली केमिस्ट्री का, तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत अच्छी रैंक और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जो कि आपको हर बार हम सिखाना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। 2 आवर्स नहीं 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 2 आवर्स नहीं है भाई, ये क्या होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, ये तो कोई नहीं बोला 2 नहीं है, ये 2 आवर्स तक है, 3 घंटे की क्लास चलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर देना, फोड़ना, दोनों पेपर देना, ये नहीं कि सुबह वाला दे लेता हूं शाम वाला बाद में दूंगा, ये सब फालतू की बातें होती हैं। एक दिन में स्टेमिना बनाइए दोनों पेपर देने की।